प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 471 अर्धशक्ति अधिपति स्तर अष्टखंड विद्रोही मुट्ठी। तुम कुछ ज्यादा ही टीवी सीरियल्स नहीं देखते? अग्नि ने तुरंत उसे आंखें दिखाईं। तो फिर तुम इस सब को कैसे समझाओगी? विक्रम ने अपने कंधे उचकाए। दोनों के बीच की बातचीत सुनकर रणवीर रायचंद ने कोई राय नहीं दी। पहले उसे भी लगता था कि तथाकथित देव मार्ग और भगवान अवास्तविक बातें हैं, लेकिन प्राचीन खंडहरों की इस यात्रा के दौरान जो घटनाएं घटी वे इतनी विचित्र थीं कि रणवीर को दुनिया के बारे में कुछ नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। रणवीर जी, क्या आप प्राचीन खंडहरों के स्वामी की पहचान जानते हैं? वह यहाँ क्यों मारे गए? इतने साल बीत चुके हैं, फिर भी प्राचीन लोक के लोग इसकी इतनी परवाह क्यों करते हैं? यशोधरा देवी ने पूछा। वह व्यक्ति प्राचीन लोक से ही थे। हजारों साल पहले उन्होंने एक रहस्यमयी योजना में भाग लिया था और अंततः उन्हें मातृमणि जैसी कोई चीज खोजने के लिए बाहरी दुनिया में भेजा गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी अजीब जगह में प्रवेश करने की कुंजी है। लेकिन बाद में इस प्राचीन खंडहर के स्वामी ने कहा कि वह योजना बहुत काली और भयानक थी, इसलिए उन्होंने प्राचीन लोक को धोखा देने का फैसला किया, जिसके कारण अंततः प्राचीन लोक ने उनका शिकार किया और वह इसी जगह पर वीरगति को प्राप्त हुए। रणवीर ने कहा। यह सारी जानकारी उसे जैद की पट्टियों से मिली थी। ये सुनकर सभी के चेहरों पर आश्चर्य और संदेह के भाव आ गए। रहस्यमयी योजना, वह कितनी भयानक रही होगी कि प्राचीन खंडहर के स्वामी ने भी बगावत करने का फैसला कर लिया। क्या उस प्राचीन खंडहर के स्वामी को मातृमणि मिली थी? यशोधरा देवी ने पूछा। नहीं, जब मैंने उनकी सारी साधना विरासत में प्राप्त की तो मुझे उनके द्वारा छोड़ा गया आखिरी संदेश महसूस हुआ। वो चाहते थे कि जो व्यक्ति उनकी विरासत को संभाले उसे वह मातृमणि जरूर खोजनी चाहिए और उसे किसी भी कीमत पर प्राचीन लोक के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। रणवीर ने समझाया। प्राचीन लोक आखिर किस चीज के पीछे पड़ा हो सकता है? यशोधरा देवी सोच में पड़ गईं। वह इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थीं। रणवीर तो और भी कम समझता था। उसने अभी तक साधना की दुनिया को पूरी तरह से समझा भी नहीं था। जहां तक प्राचीन लोक की बात है, हालांकि वह भी साधना की दुनिया का हिस्सा है, लेकिन वह स्वतंत्र है और मूल रूप से बाहरी दुनिया के साथ बातचीत नहीं करता। वहां क्या चल रहा है इसका पता लगाना आसान नहीं है। शायद नवमंडल जाने पर हमें पता चल जाए, रणवीर ने अचानक कहा। उसकी आंखों में कातिलाना चमक कौंध गई। वह पहले ही नवमंडल के कई लोगों का सफाया कर चुका था और दुश्मनी पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी। नवमंडल निशांत नायक की इस बार की हरकतों से अनजान नहीं हो सकता। एक बार जब ये पता चल जाएगा कि कोई वापस नहीं लौटा और किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, तो यह अनुमान लगाना आसान है कि इसके पीछे कौन था। इसके बजाय कि नवमंडल उसे मारने का कोई तरीका खोजे, वह सीधे जाकर उन्हें खत्म कर देना बेहतर समझेगा। यह एक मोहरा है जिसे प्राचीन लोक ने अंधकार जगत में लगाया है, जो विभिन्न असुविधाजनक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए इसे कुचल देना ही बेहतर है। अब जब ये पुष्टि हो गई है कि नवमंडल को प्राचीन लोक का समर्थन प्राप्त है, तो अगर आप उनके खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं तो प्राचीन लोक चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावा आप पहले ही एक प्राचीन लोक विशेषज्ञ को मार चुके हैं। अगर वे नहीं जानते तो ठीक है, लेकिन एक बार जब ये पुष्टि हो जाती है कि आपने उसे मारा है, भले ही खुले तौर पर हस्तक्षेप करना आसान न हो, वे पर्दे के पीछे से बदला लेने का कोई न कोई तरीका जरूर खोज लेंगे। यशोधरा देवी का स्वर गंभीर था और उन्होंने काफी सूक्ष्म तरीके से चेतावनी दी। चेतावनी के लिए धन्यवाद देवी जी।
मैं सावधान रहूंगा, लेकिन अगर मेरे पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं बचा तो मैं प्राचीन लोक से भी नहीं डरूंगा। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर जी, अभी आपका साधना स्तर क्या है? यशोधरा देवी ने पूछा। रणवीर के पास पहले से ही शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना थी। विरासत प्राप्त करने के बाद क्या वह शिखर तक नहीं पहुंच गया होगा? अर्धशक्ति अधिपति स्तर, रणवीर ने कहा। हैं? यशोधरा देवी उलझन में दिखीं। रणवीर जानता था कि वह क्या सोच रही हैं और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, साधना एक समय में एक कदम उठाने के बारे में है। जल्दी का काम शैतान का। मेरी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ब्रेक थ्रू करने की जल्दबाजी करना शायद अच्छी बात न हो। यशोधरा देवी ने सिर हिलाया। आपकी बात में दम है। हालांकि रणवीर के शब्दों से ऐसा लगता है कि इसका एक और अर्थ है। ऐसा नहीं है कि वह तुपो नहीं कर सकता, बल्कि यह है कि वह बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए वह केवल अर्धशक्ति अधिपति स्तर तक ही पहुंचा है। क्या इसका मतलब यह है कि शिखर स्तर तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है? चूंकि यह सब अटकलें थीं, इसलिए यशोधरा देवी ने और प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा ये थोड़ा असभ्य लगता। वास्तव में, जैसा कि यशोधरा देवी ने अनुमान लगाया था, प्राचीन खंडहरों के स्वामी से विरासत प्राप्त करने के बाद रणवीर का साधना स्तर शिखर तक या उससे भी उच्च स्तर तक पहुंचने के योग्य था। उसे रणवीर ने दबा दिया था। बिना शुद्धिकरण के भले ही वह सीधे शिखर स्तर पर पहुंच जाता, उसकी साधना बहुत अस्थिर होती और यह उसके भविष्य की साधना के लिए मुसीबत भी बन सकती थी। अगर प्राचीन मंदिर में कुछ गलत न हुआ होता तो वह वहां एकांतवास में रहता और अपनी साधना को उच्चतम स्तर तक ले जा सकता था। लेकिन अब हमें कोई और मौका तलाशना होगा। अपने साधना स्तर के अलावा रणवीर की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राचीन खंडहरों के स्वामी की सबसे शक्तिशाली युद्ध कला तकनीक को विरासत में प्राप्त करना थी। अष्टखंड विद्रोही मुट्ठी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर दबंग मुट्ठी तकनीक है। इस पंच की विशेष प्रकृति इसके शाब्दिक अर्थ से देखी जा सकती है। एक ही मुट्ठी आठों दिशाओं को हिला सकती है और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को चुनौती दे सकती है। ये गहरा नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति अत्यंत प्रबल है। रणवीर को भरोसा था कि अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह एक ही अष्टखंड विद्रोही मुट्ठी से एक शिखर शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ को मार सकता है। यहाँ तक कि एक अर्ध शक्ति अधिपति स्तर के विशेषज्ञ के पास भी एक ही मुट्ठी से मरने की 50% संभावना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरी तरफ वाले के पास कितनी चालें हैं। प्राचीन खंडहरों के मालिकों द्वारा छोड़ी गई विरासत में मूल रूप से ये दो चीजें शामिल हैं। जीवन काल के दौरान साधना स्तर, एक युद्ध कला। ये सरल लग सकता है, लेकिन इसके लाभ स्पष्ट हैं। साधना तकनीकों में महारत हासिल करने से किसी का साधना स्तर सुधर सकता है। मुट्ठी तकनीक में महारत हासिल करने से आपको एक शक्तिशाली अंतिम चाल मिल सकती है। ये कुछ जड़ी बूटियां या सामग्री खोजने से कहीं बेहतर है। सोने और चांदी के खजाने की तो बात ही छोड़िए, वे चीजें किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अर्थहीन हैं। एक बार जब आप शक्ति राजा स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप एक अमीर परिवार की रक्षा करके ही साल में लाखों कमा सकते हैं। एक बार जब आप शक्ति देव स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप अनमोल हो जाते हैं। जब तक आप किसी परिवार को खतरों से बचाने की क्षमता रखते हैं, तब तक अरबों का एक भी सौदा करना कोई समस्या नहीं है। जहां तक रणवीर की बात है, जब वह एक देश का सर्वोच्च सेनापति था तो उसके पास पहले से ही ऐसा धन था जो एक राष्ट्र के बराबर था। मैंने हाल ही में बहुत सारी ताकतों का सफाया किया और जो भी पैसा मिला उसे दान कर दिया। नहीं तो यह एक आश्चर्यजनक राशि बन जाती। रणवीर एक भी अष्टखंड विद्रोही मुट्ठी तकनीक का सौदा नहीं करेगा, चाहे कितना भी पैसा क्यों न दिया जाए। अष्टदिशा नागबंधन व्यूह का क्या अफसोस है। ये व्यूह बहुत शक्तिशाली है। यह एक परम विशेषज्ञ को भी फंसा सकता है। यदि जमीन से निकलने वाली मारने की मंशा के साथ इसका संयोजन किया जाए तो यह आसानी से एक परम विशेषज्ञ को मार सकता है। यदि सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली जाए तो यह एक दुर्जय हथियार होगा। हालांकि अष्टदिशा नागबंधन व्यूह उसी क्षण अपने आप बिखर गया जब प्राचीन महल उड़ गया। रणवीर को जेड की पट्टी में व्यूह से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि प्राचीन खंडहर के स्वामी ने इस व्यूह को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। जहां तक रणवीर की पृथ्वी आधारित मारने की मंशा का सवाल है, इसका उपयोग केवल एक व्यूह के भीतर ही अपने पूर्ण प्रभाव के लिए किया जा सकता है। व्यूह के सहयोग के बिना आठों दिशाओं की ऊर्जा को जुटाना असंभव है। भले ही इसका उपयोग किया जा सके, ये केवल एक सामान्य हमले के बराबर होगा जो अर्थहीन होगा। बर्फ का गुप्त क्षेत्र, प्राचीन खंडहर, सब कुछ चला गया। ये सबसे अच्छा है, ये हमें भविष्य के खून खराबे से बचाता है। ये कहने के बाद यशोधरा देवी जाने के लिए तैयार हो गईं। अरे हाँ, रणवीर को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत अपने शरीर से जानवरों की खाल का एक स्क्रॉल निकाला। देवी जी, यह अष्टसिद्ध चित्र है। मुझे यह एक कंकाल पर मिला। मेरे अनुमान के अनुसार यह आपके अमृत सरोवर आश्रम का पूर्वज होना चाहिए। अध्याय 472 विदाई। धड़ाम।
यशोधरा देवी का पूरा शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से इसे लिया और देखा, उसका चेहरा तुरंत उत्साह से चमक उठा। यह अष्टसिद्ध चित्र है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इसे पालेगी और वह रणवीर की बहुत आभारी थी। ये कुछ भी नहीं था, देवी जी आप बहुत दयालु हैं। इसके अलावा अगर आपके द्वारा दी गई सतरंगी आध्यात्मिक मणि न होती तो मैं रक्तासुर को इतनी आसानी से नहीं मार पाता और मेरे साथ कुछ भयानक हो सकता था। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, रणवीर ने विनम्रता से कहा। फिर उसने सतरंगी आध्यात्मिक मणि यशोधरा देवी को लौटा दी। वे ऐसा कहते हैं, लेकिन यशोधरा देवी जानती थी कि रणवीर को यह चीज मिल गई थी और वह इसे आसानी से गुप्त रख सकता था और अपने लिए रख सकता था। भले ही वह पकड़ा जाए, हमें उसे सौंपने की जरूरत नहीं है। अपनी ताकत के साथ भले ही पूरा अमृत सरोवर आश्रम उसके साथ मौत की लड़ाई लड़े, उनके पास कोई मौका नहीं होगा। हालांकि रणवीर ने ऐसा नहीं किया। वह सच्चा और ईमानदार था और यशोधरा देवी अकेले इस गुण के लिए उसकी बहुत प्रशंसा करती थीं। वे जाने से पहले ज्यादा देर नहीं रुके। रणवीर इस बात से अनजान था कि इस समय निशांत नायक और अन्य लोगों की मौत के बारे में जानने पर नवमंडल ने तुरंत प्राचीन लोक से संपर्क किया। हमें नवमंडल के पर्दे के पीछे के प्रभारी व्यक्ति से कुछ आश्चर्यजनक पता चला। शाकल का जीवन ताबीज भी टूट गया। जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, चूंकि निशांत नायक और मुख्य अर्ध दोनों ही दुर्भाग्य का शिकार हो चुके हैं, इसलिए शाकल भी संभवतः गंभीर खतरे में है। ये केवल नवमंडल है, मैं निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि यह बहुत आश्चर्यजनक है। किस तरह का खतरा एक परम विशेषज्ञ को मुसीबत में डाल सकता है। तभी नवमंडल के संप्रदाय प्रमुख को प्राचीन लोक के लोगों से पता चला कि शाकल मर चुका है, जिससे वह आश्चर्य से अवाक रह गया। क्या वास्तव में रणवीर ने उसे मारा होगा? लेकिन ये बहुत अविश्वसनीय है। प्राचीन खंडहरों के अंदर कोई बड़ा खतरा होगा जिसके कारण उनका ये हश्र हुआ। अटकलें लगाना बंद करो, रणवीर की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखो। अगर हमें उसके बारे में कोई सुराग मिलता है तो सब कुछ साफ हो जाएगा। प्राचीन लोक के शक्तिशाली व्यक्ति ने नवमंडल के संप्रदाय प्रमुख को ठंडे स्वर में निर्देश दिया। जी, नवमंडल के संप्रदाय प्रमुख ने सिर हिलाया। दुर्भाग्य से यह मामला निशांत नायक द्वारा संभाला गया था और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि प्राचीन खंडहर वास्तव में कहाँ स्थित थे, अन्यथा वे सीधे जांच करने जा सकते थे। मैं एक बात भूल गया, यदि आप सुनिश्चित हैं कि रणवीर अभी भी जीवित है तो आपको उसे मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, क्योंकि वह शायद पहले से ही नवमंडल की उत्पत्ति जानता हो। यदि आप इस मामले को ठीक से संभालने में विफल रहते हैं तो नवमंडल में आप सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे। एक ठंडी आवाज गूंजी और प्राचीन लोक विशेषज्ञ तुरंत गायब हो गया। ये पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उसकी आवाज ऊर्जा से भरी थी, जैसे कि किसी मध्यम आयु वर्ग के आदमी की हो। उस दूसरे पक्ष के जाने के बाद ही वह ठंडक पूरी तरह से गायब हुई जिसने नवमंडल को अपनी चपेट में ले लिया था। नवमंडल के नेता ने गहरी सांस ली और इससे पहले कि उसे पता चलता, उसकी पीठ पसीने से तर हो चुकी थी। ... इस समय रणवीर और उसका समूह बर्फ के गुप्त क्षेत्र को छोड़ने के बाद अमृत सरोवर आश्रम लौट आया था। यशोधरा देवी ने रणवीर और अन्य लोगों को अंदर आने और बैठने के लिए हार्दिक निमंत्रण दिया। अष्टसिद्ध चित्र की वापसी के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। देवी जी, मेरी पत्नी और बच्ची घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके पवित्र स्थान पर और समय नहीं लूंगा। अगर मौका मिला तो मैं अपने परिवार के साथ आपसे मिलने आऊंगा, रणवीर ने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा और आखिरकार कार में बैठने में सफल रहा। वैसे देवी जी, मैं पहले आपके 2 शिष्यों के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त था। कृपया मेरी माफी उन तक पहुंचा दें। आपका कभी भी पूर्व देश आने पर स्वागत है। मैं बहुत आदर सत्कार के साथ आपकी सेवा करूंगा। रणवीर के बोलने के बाद एसयूवी तेजी से निकल गई। यशोधरा देवी के चेहरे पर अनिच्छा का भाव आ गया। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, उसकी सुंदर आकृति धुंधली बर्फ में जल्दी ही गायब हो गई। कुछ ही क्षणों बाद यशोधरा देवी पवित्र भूमि पर लौट आईं। पवित्र स्वामिनी वापस आ गई हैं। अमृत सरोवर की पवित्र भूमि में एक जयकारा गूंज उठा। सुन सुन सुन। यशोधरा देवी का स्वागत करने के लिए चारों दिशाओं से अनगिनत आकृतियां उड़कर बाहर आईं। पवित्र स्वामिनी के निराश चेहरे को देखकर सभी को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? एल्डर माता यामिनी हिचकिचाईं, लेकिन आखिरकार पूछा, पवित्र स्वामिनी, रणवीर जी और अन्य लोगों का क्या हुआ? कुसुम और किरण भी पवित्र स्वामिनी को एकटक देख रही थीं। भले ही किरण दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वे बिल्कुल दुश्मन नहीं थे और वह नहीं चाहती थी कि उनके बीच वास्तव में कुछ भी हो। हम सफलतापूर्वक प्राचीन खंडहरों में दाखिल हुए, अंदर की सभी विरासतें प्राप्त की और यहाँ तक कि अमृत सरोवर आश्रम के लिए अष्टसिद्ध चित्र भी वापस ले आए, यशोधरा देवी ने संक्षेप में समझाया। वे वास्तव में सफल हो गए। हर कोई हैरान था। उस समय अमृत सरोवर आश्रम के पूर्वज कई 100 शक्तिशाली योद्धाओं को प्राचीन खंडहरों में ले गए थे, केवल पूरी तरह से मिट जाने के लिए।
सभी का मानना था कि रणवीर की यात्रा का अंत बुरा होने की संभावना है। वह अमृत सरोवर के पूर्वजों से अधिक शक्तिशाली तो नहीं हो सकता है ना। ये वास्तव में सफल रहा, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। इसके अलावा उन्होंने अमृत सरोवर आश्रम के लिए अष्टसिद्ध चित्र भी खोज लिया, जो एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। अच्छा है कि वे ठीक हैं। कुसुम ने राहत की गहरी सांस ली। उसका दिल अभी गले में आ गया था। सीनियर सिस्टर कुसुम, आप उनकी इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? किरण ने पूछा। आखिरकार वह एक पूर्व कमांडर थे जिन्होंने आर्यावर्त की रक्षा की, शांति और अमन सुनिश्चित किया और इतनी सारी बुरी ताकतों को कुचला। अगर वे चले जाते तो ये बहुत अफसोस की बात होती, कुसुम ने समझाया। सच में? किरण ने संदेह से पूछा। और क्या हो सकता है? कुसुम ने सहज भाव से कहा। चूंकि रणवीर जी और उनका समूह ठीक है, तो आपकी महिमा इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? एल्डर माता यामिनी ने पूछा। मेरा मूल रूप से रणवीर जी और अन्य लोगों को पवित्र भूमि पर आने के लिए आमंत्रित करने का इरादा था। आखिरकार उन्होंने हमारे लिए अष्टसिद्ध चित्र खोजा और हमें उन्हें ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि रणवीर जी को अन्य मामलों के कारण जाना पड़ा, जो थोड़ा अफसोस की बात है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना हमारे अमृत सरोवर आश्रम के लिए अवसर लाने जैसा माना जा सकता है, यशोधरा देवी ने आह भरी। तो ये बात है। एल्डर माता यामिनी और अन्य लोग तुरंत समझ गए। कुसुम, किरण, जाने से पहले रणवीर जी ने विशेष रूप से मुझे आप तक अपनी माफी पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि गलतफहमी के कारण वे थोड़े दबंग हो गए थे। उन्होंने कहा कि जब आपके पास समय हो तो आप पूर्व देश आ सकती हैं और वे निश्चित रूप से आपका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। हम कम से कम रणवीर जी का रवैया तो ठीक था। चूंकि ऐसी बात है, मैं अब और गुस्सा नहीं रहूंगी। लेकिन उसका अधीनस्थ, वह विक्रम क्या चीज है? वह वास्तव में नीच है। जब मुझे उससे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से उसे उसकी औकात याद दिला दूंगी। किरण ने गर्व भरे भाव से कहा। पवित्र स्वामिनी, क्या हम वास्तव में पूर्व देश जा सकते हैं? कुसुम ने अचानक पूछा। चूंकि यह रणवीर जी थे जिन्होंने आपको आमंत्रित किया था, इसलिए मेरे लिए मना करना ओछापन होगा। हालांकि यात्रा लंबी है, इसलिए यदि आप वास्तव में जाना चाहती हैं तो आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, यशोधरा देवी ने शांत भाव से कहा। बढ़िया, आखिरकार मैं बाहर जा सकती हूँ और दुनिया देख सकती हूँ। कुसुम खुशी से चिल्लाए। पवित्र भूमि के ये शिष्य साल भर यहाँ रहते हैं और जब वे कभी कभार बाहर जाते हैं तो केवल जरूरत का सामान खरीदने के लिए नजदीकी शहर तक। वह शायद ही कभी जिला शहर गई थी और लंबे समय से पूर्व देश जाने के लिए तरस रही थी। सीनियर सिस्टर कुसुम, आपको आमतौर पर बाहरी दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपने तो यहाँ तक कहा था कि आपको ग्लैमरस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है और आप अपना पूरा जीवन पवित्र भूमि में साधना करते हुए बिताना चाहती हैं। अब आप पूर्व देश जाने के लिए इतनी उतावली क्यों हैं? किरण ने संदेह की नज़र से पूछा। उसकी चमकदार आंखें चौड़ी हो गईं। नश्वर दुनिया में जीवन का अनुभव करने से भी किसी को खुद को सुधारने में मदद मिल सकती है, कुसुम ने समझाया। किरण शरारत से मुस्कुराए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रणवीर जी का बहुत सम्मान करती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पहली नज़र का प्यार हो गया है? कुसुम तुरंत लाल हो गई। किरण, बकवास मत करो। खुद को देखो, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो गया है। क्या मैंने अभी कुछ गलत कहा? किरण ने छेड़ा। तुम? कुसुम इतनी गुस्से में थी कि वह अवाक रह गई। उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि जैसे उसमें से पानी टपकने वाला हो। अध्याय 473 योजना। ठीक है, बेवकूफ़ी बंद करो। रणवीर जी और उनके साथियों को प्राचीन खंडहरों की यात्रा में कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। दुनिया में उथल पुथल होने की संभावना है। सब लोग जल्दी करो और साधना करो, यशोधरा देवी ने गंभीरता से कहा। कुसुम और अन्य लोग तुरंत शांत हो गए। उनके दिल तरह तरह की जिज्ञासाओं से भर गए। रणवीर और उसके साथियों के साथ वास्तव में क्या हुआ? ... यशोधरा देवी को अलविदा कहने के बाद रणवीर और उसका समूह हवाई अड्डे पर गया और अंततः पूर्व देश के लिए एक निजी विमान में सवार हो गया। विमान में रणवीर ने अपने शरीर से कुछ निकाला, वह टोकन जो उसने रक्तासुर को मारकर प्राप्त किया था। कांस्य से बना, ये रहस्यमय रून से ढका हुआ है जिनकी प्रकृति अज्ञात है। विक्रम, इस टोकन की जांच करो। देखो कि यह शिलालेख किस देश का है और इसका क्या मतलब है। इसके अलावा मातृमणि की जांच करो कि क्या तुम्हें कोई सुराग मिल सकता है। रणवीर ने निर्देश दिया। ठीक है। विक्रम ने जल्दी से सिर हिलाया और कांस्य टोकन ले लिया। 2 घंटे बाद विमान दिल्ली में उतरा। विमान से उतरने के बाद रणवीर को ऐसा लगा जैसे उसने फिर से दिन का उजाला देखा हो। प्राचीन खंडहरों की यह यात्रा खतरों से भरी थी और यह वास्तव में उल्लेखनीय था कि हम बाहर निकलने में सक्षम थे। विक्रम ने अभिवादन किया और सीधे कांस्य टोकन की जांच करने चला गया। रणवीर ने अग्नि को गाड़ी चलाने के लिए नहीं कहा, उसने बस रोहाना ग्रुप के लिए टैक्सी ली। जब मैं स्थान पर पहुंचा तो मैं ऊपर नहीं गया। मैंने अनन्या को संदेश भेजा और प्रवेश द्वार पर इंतजार किया। क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं?
प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने पूछा। ये संभव है कि नवागंतुक रणवीर को नहीं पहचानेगा। भले ही आप उसे जानते हो, किसने सोचा होगा कि रुद्रधाम का प्रतिष्ठित स्वामी यहाँ टैक्सी लेगा। हाँ, किसी का इंतजार कर रहा हूँ, रणवीर ने जवाब दिया, लापरवाही से सिगरेट निकालते हुए उसे जलाया और एक सुरक्षा गार्ड को दी। सुरक्षा गार्ड ने सिगरेट लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए, मैं ड्यूटी पर हूँ, मेरे लिए धूम्रपान करना उचित नहीं है। शुक्रिया भाई, रणवीर थोड़ा मुस्कुराया। ये सुरक्षा गार्ड काफी जिम्मेदार था, इसलिए मैंने उस पर दबाव नहीं डाला और खुद ही धूम्रपान करने लगा। ये काफी प्रभावशाली है कि जिस व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे हैं वह यहाँ काम कर सकता है, सुरक्षा गार्ड ने ईर्ष्या से कहा। क्या ऐसा है? रणवीर ने अनमने ढंग से कहा। हाँ, ये रूहाना ग्रुप है, पूर्व देश की सबसे बड़ी कंपनी। कहा जाता है कि बॉस की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है और वह बहुत प्रभावशाली है। यहाँ वेतन बहुत अधिक है, यहाँ तक कि सामान्य क्लर्कों की शुरुआत भी 7 या 8 हज़ार से होती है। हालांकि आवश्यकताएं भी अधिक हैं, हर किसी को स्नातक की डिग्री चाहिए। मैंने केवल प्राथमिक स्कूल पास किया है, इसलिए इस जीवन में मेरी कोई उम्मीद नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने विस्तार से बात की। वह शायद नहीं जानता कि रणवीर और अन्य लोग न केवल यहाँ काम करते हैं, बल्कि रूहाना ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि रणवीर ने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि इमारत में जाने से अनावश्यक हंगामा होगा, इसलिए उसने बाहर इंतजार किया। इससे पहले कि रणवीर अपनी सिगरेट पूरी कर पाता, एक आकृति इमारत से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। प्रेसिडेंट अनन्या। राहगीरों ने सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया। अनन्या शर्मा ने जल्दबाजी में जवाब दिया। उसकी आंखें तेजी से चारों ओर खोज रही थीं और अंततः रणवीर पर टिकीं। फिर वह उसकी ओर दौड़ी। ये बहुत तेज है। रणवीर अपनी कड़वी मुस्कान नहीं रोक सका और उसके पास उस सिगरेट को बुझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसे उसने 1/3 पी लिया था। रणवीर। अनन्या दौड़कर आए और तुरंत रणवीर की बाहों में समा गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ रहे हो? अनन्या ने शिकायत की। क्या मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं देना चाहता था? रणवीर मुस्कुराया। क्या सब कुछ हो गया? अनन्या ने उम्मीद से पूछा। हो गया। प्रक्रिया काफी जटिल थी। वापस जाकर बताऊंगा, रणवीर ने कहा। ठीक है। अनन्या ने सिर हिलाया और तुरंत कार लेने चली गई। सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से हैरान रह गया। ये युवक वास्तव में प्रेसिडेंट अनन्या का पति है, रुद्रधाम का महान स्वामी। रूहाना ग्रुप का असली मालिक कौन है? यह महसूस करने के बाद कि क्या हो रहा था, सुरक्षा गार्ड ने हौंकते हुए कहा और पीला पड़ गया। हे भगवान, रुद्रधाम के स्वामी ने वास्तव में मुझे सिगरेट की पेशकश की। वह तुरंत अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गया, उससे भी कहीं अधिक, जैसे कि उसने 5 करोड़ की लॉटरी जीत ली हो। जल्द ही एक बेंटले कंपनी के गेट से गुजरी। अनन्या, ये सुरक्षा गार्ड जिम्मेदार लगता है, चलो उसका वेतन बढ़ाते हैं, रणवीर ने कार के अंदर से कहा। ठीक है। अनन्या ने सिर हिलाया और कार से बाहर आवाज लगाई। ओए छोटू, बाद में फाइनेंस विभाग में जाना और जानकारी लिखवा देना। इस महीने से तुम्हारा वेतन 2000 बढ़ जाएगा। छोटू इतना उत्साहित था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन रुद्रधाम द्वारा उसकी सराहना की जाएगी। धन्यवाद प्रेसिडेंट अनन्या। धन्यवाद प्रेसिडेंट रणवीर, उसने तुरंत कहा। कार तेजी से दूर चली गई। रास्ते में रूही को साथ लिया और अंततः चंद्रभागा विला लौट आए। घर पहुंचने के बाद रणवीर ने अनन्या को सब कुछ बताया। ये बहुत विचित्र है। ये सुनने के बाद अनन्या कुछ मिनटों तक स्तब्ध रही और अंत में उसने ये शब्द कहे। चाहे वह रक्तासुर हो या नरक का स्वामी, जो सैकड़ों वर्षों से घात लगाए बैठा था और उसने एक क्रूर जाल बिछाया था, वे अभी भी नवमंडल से हैं और उनके पास प्राचीन लोक से आमंत्रित शक्तिशाली विशेषज्ञ भी हैं। फिर अष्टदिशा नाग बंधन व्यू है। बाद में रणवीर को विरासत मिली। वह प्राचीन महल से बच निकला और एक शक्ति द्वारा कुचला गया, शून्य में विलीन हो गया। इस सब में एक सपने जैसी बात है। गनीमत थी कि रणवीर सुरक्षित था, जिससे अनन्या को तसल्ली मिली। रणवीर, प्राचीन खंडहरों के स्वामी ने जिस योजना में भाग लिया था, वह वास्तव में क्या थी? अनन्या ने जिज्ञासा से पूछा। मुझे भी नहीं पता, रणवीर ने अपना सिर हिलाया। लेकिन यह एक बहुत ही खतरनाक जगह होनी चाहिए, इसीलिए हमें मातृमणि ढूंढनी होगी। मुख्य बात यह है कि प्राचीन खंडहर के स्वामी ने आपको मातृमणि खोजने और इसे प्राचीन लोक के हाथों में न पड़ने देने के लिए कहा। लेकिन प्राचीन खंडहर के स्वामी के निधन के हजारों साल बीत चुके हैं। मातृमणि तो बहुत पहले ही प्राचीन लोक द्वारा प्राप्त कर ली गई होगी, है ना? अनन्या ने पूछा। शायद नहीं। नवमंडल प्राचीन खंडहरों की खोज कर रहा है और यहाँ तक कि प्राचीन लोक के विशेषज्ञों से भी मदद मांगी है। उन्हें तथाकथित विरासत की परवाह नहीं है, बल्कि मातृमणि की है, रणवीर ने दावा किया। अफसोस की बात है कि शाकल को मारने से पहले मुझे ये बातें नहीं पता थीं, नहीं तो मैं उससे कुछ जानकारी निकलवा सकता था, रणवीर ने अफसोस जताते हुए कहा। मुझे भी यही उम्मीद है। अन्यथा एक ऐसी योजना जिसे काला माना जाता है और जिसे प्राचीन खंडहर के स्वामी ने धोखा दिया, वह अत्यंत दुष्ट होनी चाहिए।
यदि यह सफल होती है तो कौन जानता है कि यह किस तरह की उथल पुथल मचाएगी। अनन्या को थोड़ी राहत मिली। मैं कुछ दिनों में नवमंडल जाने की योजना बना रहा हूँ, रणवीर ने अचानक कहा। अनन्या के चेहरे का भाव बदल गया। आप नवमंडल को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? जरूरी नहीं, यह उस समय उनके रवैये पर निर्भर करता है। यदि वे आज्ञाकारी रूप से सहयोग करते हैं तो उन्हें प्राचीन लोक वापस जाने का मौका देना असंभव नहीं है, रणवीर ने कहा। अनन्या जानती थी कि वह रणवीर को रोक नहीं सकती, इसलिए उसने कहा, सावधान रहना। नवमंडल को प्राचीन लोक का समर्थन प्राप्त है। मुझे डर है कि अगर चीजें बहुत हाथ से निकल गईं तो प्राचीन लोक तथाकथित अनुबंध की अवहेलना करेगा और सीधे आर्यावर्त आ जाएगा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं सावधान रहूंगा। हालांकि नवमंडल जाने से पहले मैं शायद पहले इंद्रप्रस्थ जाऊंगा, रणवीर ने कहा। प्राचीन लोक के बारे में पूछताछ करने के लिए वहां जा रहे हैं? अनन्या ने पूछा। हाँ, क्या मैंने पहले नहीं सुना था कि दुनिया भर के कई साम्राज्य अपनी सुरक्षा के लिए प्राचीन लोक में लोगों को भेजते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या चल रहा है और केवल इंद्रप्रस्थ का शाही परिवार ही मुझे जवाब दे सकता है, रणवीर ने दृढ़ता से कहा। आप कब जाने की योजना बना रहे हैं? अगले कुछ दिनों में करते हैं, रणवीर ने कहा। हम प्राचीन लोक को पहले हमला करने नहीं दे सकते। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया। वह इंद्रप्रस्थ जाने को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थी। अध्याय 474, कांस्य टोकन की उत्पत्ति, इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान। अगले 2 दिनों तक रणवीर घर पर ही रहा, साधना के अलावा अपने परिवार के साथ समय बिताया। प्राचीन खंडहरों के स्वामी द्वारा छोड़ी गई साधना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और यह पूरी भी नहीं थी, बस वह जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले छोड़ी थी। इस स्तर की साधना के आधार पर रणवीर यह अनुमान लगा सकता था कि दूसरा पक्ष अपने जीवन काल में शिखर से परे का अस्तित्व रहा होगा। शिखर स्तर से भी अधिक शक्तिशाली होने का मतलब है कि शिखर युद्ध कला के मार्ग का अंत नहीं है, वहां और भी अधिक शक्तिशाली प्राणी हैं। क्या ये कोई अमर हो सकता है? रणवीर ने सोचा। अगली शाम विक्रम चंद्रभागा विला पहुंचा और दोनों हाथों से कांस्य टोकन पेश किया। रिपोर्टिंग पैलेस मास्टर, इस टोकन पर लिखे शिलालेख को समझ लिया गया है। ये एक प्राचीन असुर गगन राज्य की एक प्राचीन लिपि है। शिलालेख एक मंत्र जैसा दिखता है, लेकिन विशिष्ट विवरण अज्ञात हैं। प्राचीन असुर गगन राज्य। रणवीर पूरी तरह से चकरा गया था। इससे पहले कि विक्रम बोल पाता, अनन्या ने एक तरफ से कहा, प्राचीन असुर गगन राज्य कभी पश्चिम में एक छोटा सा देश था जो सबसे पुराने सिल्क रोड पर स्थित था, लेकिन गायब होने से पहले ये केवल 100 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। जो जमीन इसने छोड़ी थी उसे बाद में चंद्र साम्राज्य ने अपने में मिला लिया। विक्रम ने आश्चर्य से कहा, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, यह अद्भुत है। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने कुछ विदेशी सामग्रियों का अध्ययन किया था और मुझे इस विषय पर रिकॉर्ड देखने का सौभाग्य मिला, अनन्या ने समझाया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कांस्य से बना था, यह सिल्क रोड के रास्ते आया होगा। अगर ऐसा है तो कांस्य टोकन नरक की ताकतों द्वारा खुद नहीं बनाया गया था, क्योंकि नरक तो केवल कुछ 100 वर्षों से ही है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। पैलेस मास्टर, मुझे ये भी पता चला है कि यह टोकन नरक की एक पवित्र कलाकृति है। इसे देखना नरक के स्वामी को देखने जैसा है, विक्रम ने जारी रखा। नरक अभी तक गायब नहीं हुआ है, रणवीर ने आश्चर्य से पूछा। जब से रक्तासुर गया था, नरक धीरे धीरे गिर गया था और उसे लगा कि यह बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। जब से उसने युद्ध कला के रास्ते पर कदम रखा है, उसने नरक से कोई हलचल नहीं सुनी। यह अभी भी है, लेकिन यह बहुत ही लो प्रोफाइल, गुप्त रह रहा है। मुख्यालय में अब कोई नहीं है और सभी सदस्य पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। जैसे ही कांस्य टोकन जारी किया जाता है, इसका उपयोग सीधे आदेश जारी करने के लिए किया जा सकता है, विक्रम ने कहा। तो अगर मेरे पास ये टोकन है तो मैं नरक का स्वामी हूँ? रणवीर ने अपना सिर हिलाया, इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये सब अफवाहें हैं, बस ये दिखाने के लिए कि कांस्य टोकन असाधारण है। नहीं तो अगर उसने नरक के संस्थापक को मार डाला होता तो क्या नरक के सदस्य अभी भी उसे अपना स्वामी मानते? बिल्कुल नहीं। मैं अब जिस बात को लेकर उत्सुक हूँ वह ये है कि इस कांस्य टोकन पर वास्तव में क्या मंत्र है। रणवीर ने अपनी भौहें सिकुड़ी। अनन्या ने कहा, रणवीर, क्या मैंने अपनी थीसिस लिखते समय विशेष रूप से इन सामग्रियों का अध्ययन नहीं किया था? मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, सभी शीर्ष प्रोफेसर जिन्होंने प्राचीन असुर गगन राज्य का अध्ययन किया है। शायद हमें कुछ सुराग मिल सकें। तो मैं तुम्हें पहले यह कांस्य टोकन देता हूँ, रणवीर ने कहा। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया और कांस्य टोकन ले लिया। रणवीर अब एक कोशिश कर रहा है। आखिरकार रुद्रधाम की क्षमताओं के बावजूद वे इस श्राप के पीछे का कारण नहीं जान सके। भले ही अनन्या उन विशेषज्ञों और प्रोफेसरों से मदद मांगे, ये पर्याप्त नहीं हो सकता है। पैलेस मास्टर, मैंने मात्र मणि की भी जांच की है, लेकिन अब तक मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, विक्रम रिपोर्ट करना जारी रखा।
रणवीर तैयार था। यदि मात्र मणि प्राचीन लोक में नहीं मिल सकती थी तो बाहरी दुनिया में कोई संबंधित रिकॉर्ड नहीं होगा। जांच जारी रखो। जी। विक्रम ने सिर हिलाया। अरे हाँ, तैयार हो जाओ, तुम कल मेरे साथ इंद्रप्रस्थ आ रहे हो। रणवीर ने उसे याद दिलाया। इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं? विक्रम की आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। उसने सोचा कि पैलेस मास्टर अचानक इंद्रप्रस्थ किस लिए जा रहे हैं, लेकिन उसने कई सवाल पूछे और वह हमेशा तुरंत सहमत हो गया। उस रात कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह अनन्या को अलविदा कहने के बाद रणवीर ने विक्रम को लिया और इंद्रप्रस्थ के लिए एक निजी विमान में सवार हो गया। 1 घंटे से अधिक समय बाद पूर्व देश का एक विमान इंद्रप्रस्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। तुरंत 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति विमान से उतरे। ये वास्तव में रणवीर विक्रम है। उनसे निकलने वाली तेज आभा ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बिना रुके रणवीर और उसका साथी कार में बैठे और तुरंत हवाई अड्डे से निकल गए। कार की खिड़की से समृद्ध राजधानी को देखते हुए रणवीर भावनाओं से भर गया। पिछली बार जब वह इंद्रप्रस्थ आया था तो 10 राज्यों की शांति की रिपोर्ट देने आया था और फिर वह एकांत में रहने के लिए चला गया, ये सोचकर कि वह अपने जीवन में फिर कभी इंद्रप्रस्थ नहीं आएगा। मैंने आज फिर से इस भूमि पर कदम रखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। पैलेस मास्टर, हमने पहले ही विशेष दूत हर्षवर्धन के लिए व्यवस्था कर दी है। विक्रम ने कहा। ठीक है। रणवीर ने सिर हिलाया। एक शाही दूत अनिवार्य रूप से सम्राट का प्रवक्ता होता है, बस उससे जानकारी मांगो। 10-12 मिनट बाद कार रुकी और रणवीर एक टी हाउस में दिखाई दिया। ये काफी पुराना दिखता है, लेकिन इसमें एक निश्चित आकर्षण है और टी हाउस से चाय की हल्की सुगंध आती है। यह एक स्थानीय समय सम्मानित टी हाउस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है और कई महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ आए हैं। विक्रम ने पहले ही पूरी जगह बुक कर ली थी और जैसे ही रणवीर अंदर आया, एक वेटर तुरंत उसका अभिवादन करने आया। स्वागत है सम्मानित अतिथि, कृपया मेरे पीछे आएं। उसकी बातें सम्मान से भरी थीं। हालांकि मैं नहीं जानता कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन तथ्य यह है कि वे इस पूरे टी हाउस को बुक कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वेटर की अगुवाई में रणवीर तुरंत एक निजी कमरे में पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक आकृति अंदर आए और रणवीर का हाथ पकड़ लिया। अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, स्वागत है रणवीर जी। अगर मुझे पता होता कि आप इंद्रप्रस्थ आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता। आपको मुझे आमंत्रित करने की जरूरत नहीं थी, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर सकता था। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि शाही परिवार का विशेष दूत हर्षवर्धन था, जो पिछली बार रणवीर से मिलने की तुलना में और भी अधिक विनम्र था। क्योंकि 4 सम्राट नष्ट हो गए थे, 4 साम्राज्य इतने भयभीत थे कि उन्होंने माफी मांगने के लिए रातों रात आर्यावर्त में प्रतिनिधिमंडल भेजे और कई वादे किए, लगभग एक जागीरदार राज्य बनने की हद तक। इसके जवाब में इंद्रप्रस्थ के लोगों ने रणवीर को एक नायक माना। अगर रणवीर ने पहले ही मना नहीं किया होता तो सम्राट ने उसे देखने के लिए लोगों को भेज दिया होता। रणवीर भी हैरान था कि उसके बुलाने के बाद हर्षवर्धन पहले ही पहुंच गया था। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था। विशेष दूत हर्षवर्धन, आप बहुत दयालु हैं। मैं आज यहाँ केवल कुछ चीजों के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। रणवीर जी क्या जानना चाहते हैं? हर्षवर्धन ने पूछा। प्राचीन लोक, रणवीर ने कहा। इन 2 शब्दों को सुनकर हर्षवर्धन की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। रणवीर जी, आप प्राचीन लोक के बारे में कैसे जानते हैं? विशेष दूत हर्षवर्धन, आपका क्या मतलब है? क्या हमारे पैलेस मास्टर को नहीं पता होना चाहिए? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। मेरा वह मतलब नहीं था। प्राचीन लोक एक निश्चित अस्तित्व है और केवल दुनिया के कुछ शीर्ष साम्राज्यों के मुख्य लोग ही इसके बारे में जानते हैं, हर्षवर्धन ने समझाया। हर्षवर्धन के हाव भाव देखकर रणवीर को पता चल गया कि आज आना सही फैसला था। दूत हर्षवर्धन, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे जानता हूँ। बस मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपसे प्राचीन लोक के बारे में पूछ सकता हूँ? रणवीर ने शांति से पूछा, फिर भी उससे अधिकार की एक अद्वितीय आभा निकल रही थी। अगर हर्षवर्धन तैयार नहीं है तो हम सीधे सम्राट के पास जा सकते हैं। चूंकि रणवीर जी पहले से ही कुछ जानकारी जानते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ। हालांकि ये मामले बहुत महत्व के हैं और सभी गोपनीय हैं, इसलिए कृपया उन्हें बाहरी लोगों को लीक न करें। हर्षवर्धन ने गंभीरता से कहा। अध्याय 475, प्राचीन लोक का ढांचा। जरूर, रणवीर ने सिर हिलाया। मौजूदा रिकॉर्ड्स के अनुसार हजारों साल पहले शक्तिशाली योद्धाओं ने एक रहस्यमयी जगह की खोज की थी जो अब प्राचीन लोक है। उसके बाद उन लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाई और प्राचीन लोक में बस गए। हजारों वर्षों में प्राचीन लोक ने अपनी अनूठी प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा कुछ विशेष कारणों से इसने बाहरी दुनिया के साथ कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ये शर्त रखी गई है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और केवल कुछ शीर्ष साम्राज्यों के साथ ही संचार के निश्चित चैनल होंगे।
इसके अलावा हर 5 साल में ये साम्राज्य प्राचीन लोक में कर्मियों को पहरेदारी कर्तव्यों या अन्य कार्यों के लिए भेजते थे। हर्षवर्धन ने रणवीर को प्राचीन लोक की सामान्य स्थिति समझाई, जिससे उस बात की पुष्टि हुई जो उसने पहले सीखी थी। आर्यावर्त के आधिकारिक अधिकारियों का वास्तव में प्राचीन लोक के साथ संबंध था और वे इसके अस्तित्व से अवगत थे। हालांकि वह अभी भी बहुत उत्सुक था, क्या प्राचीन लोक में रहने वाले सभी लोग आर्यावर्त से हैं? बेशक नहीं। प्राचीन लोक में प्रवेश करने वाले सबसे पहले लोगों में न केवल डिवाइन ड्रैगन योद्धा थे, बल्कि कुछ विदेशी योद्धा भी थे, जिनमें से सभी ने अपनी विरासत छोड़ी। इन वर्षों में प्राचीन लोक में प्रवेश करने वाले पश्चिमी ताकतवर लोग भी काफी रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि प्राचीन लोक में पश्चिम के शक्तिशाली लोगों की संख्या हमारे अपने देश से कहीं अधिक है। हर्षवर्धन ने कहा। उसका स्वर उदासी से भरा था। रणवीर हैरान दिख रहा था। जब उसे पहली बार प्राचीन लोक के बारे में पता चला तो उसे लगा कि यह उसके अपने देश के योद्धाओं से भरा हुआ है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वहां इतने सारे पश्चिमी योद्धा थे जो उसके अपने देश से कहीं अधिक थे। प्राचीन लोक स्पष्ट रूप से किसी एक देश का हिस्सा नहीं है, यह अनिवार्य रूप से एक स्वतंत्र तीसरी दुनिया है जिसने दुनिया भर के सबसे मजबूत लोगों को एक साथ लाया है। प्राचीन लोक की शक्ति संरचना क्या है? रणवीर ने पूछा। पहले मुझे केवल प्राचीन लोक के अस्तित्व की पृष्ठभूमि पता थी, लेकिन मैं इसके भीतर की ताकतों के बारे में कुछ नहीं जानता था। वास्तव में यह बाहरी दुनिया से बहुत अलग नहीं है। इसमें प्राचीन परंपराएं और अमीर परिवार हैं। सर्वोच्च सत्ता पवित्र नगरी है जो सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। हालांकि प्राचीन लोक अभी भी एक ऐसी जगह है जिसकी खोज की जा रही है, इसलिए कई ताकतें कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगी और अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार करेंगी। संक्षेप में, प्राचीन लोक के भीतर की ताकतें अत्यंत जटिल हैं, हर्षवर्धन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वास्तव में मैं जो जानता हूं वह केवल इसका एक हिस्सा है। प्राचीन लोक के कई रहस्य केवल वहां के लोगों को ही पता हैं। अगर ये तथ्य नहीं होता कि हमारे आर्यावर्त के कुछ लोगों की प्राचीन लोक में आवाज है, तो हमारे पास संचार का एकमात्र चैनल भी नहीं होता। प्राचीन लोक का दर्जा वास्तव में इतना ऊंचा है। रणवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अचानक महसूस किया कि समझौते तक पहुंचने और एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप न करने का कारण बाहरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद था। नहीं तो प्राचीन लोक की ताकत के साथ यह आसानी से पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। क्या मैं प्राचीन लोक में प्रवेश कर सकता हूँ? रणवीर ने पूछा। इंद्रप्रस्थ आपको पास दे सकता है, लेकिन संख्या अत्यंत सीमित है और मैं आपको प्राचीन लोक जाने की सलाह नहीं देता, हर्षवर्धन ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। क्यों? रणवीर ने पूछा। प्राचीन लोक शक्तिशाली आकृतियों से भरा पड़ा है। आपने पहले ही बहुत से लोगों को नाराज कर दिया है। हो सकता है कि प्राचीन लोक की कोई शक्तिशाली हस्ती कुछ ताकतों का समर्थन कर रही हो। एक बार जब आप अंदर जाएंगे तो यह आपके लिए हानिकारक होगा, हर्षवर्धन ने कहा। रणवीर ने सिर हिलाया बिना कुछ और कहे। रणवीर जी, वास्तव में आपकी प्राचीन लोक के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? हर्षवर्धन बहुत ही समझदार होने के कारण तुरंत पूछा। जैसा कि एक शाही दूत से उम्मीद थी, वह वास्तव में बुद्धिमान है। रणवीर ने मन ही मन सोचा, मैंने एक प्राचीन लोक विशेषज्ञ को मार डाला। रणवीर ने कहा। बूम! हर्षवर्धन को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर कांप गया और उसका चेहरा सदमे से भर गया। एक प्राचीन लोक विशेषज्ञ को मार डाला? उसने अविश्वास में पूछा। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। और वह एक शिखर स्तर का विशेषज्ञ है। विक्रम ने एक तरफ से जोड़ा हर्षवर्धन को देखते हुए मुस्कुराया। धड़ाम! हर्षवर्धन का सिर फिर से झटक गया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। प्राचीन लोक की एक शक्तिशाली हस्ती को मारना एक बात है, या वह एक परम विशेषज्ञ है, ये भयानक है, अद्वितीय। एक देश के विशेष दूत के रूप में वह उन दो शब्दों के वजन से अच्छी तरह वाकिफ था। वे व्यावहारिक रूप से आसमान को छूने वाले प्राणी हैं। पूरे आर्यावर्त को देखें तो जो लोग इस स्तर तक पहुंचे हैं वे बहुत कम हैं। यहाँ तक कि प्राचीन लोक जैसी जगहों में भी परम विशेषज्ञ अत्यंत दुर्लभ हैं। रणवीर ने वास्तव में एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला, ये भयानक है। हर्षवर्धन काफी देर तक सदमे में रहा, फिर शांत हुआ और फिर भारी आवाज में पूछा, रणवीर जी, आपने एक प्राचीन लोक विशेषज्ञ को कैसे मारा? रणवीर ने नवमंडल और प्राचीन लोक के बारे में प्राप्त सारी जानकारी सुनाई जब उसने अनंत अंधेरे को नष्ट किया था। फिर उसने संक्षेप में बताया कि कैसे नवमंडल ने एक प्राचीन लोक विशेषज्ञ को प्राचीन खंडहरों में अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित किया और अंततः उन्हें मार डाला। हिस सुनने के बाद हर्षवर्धन ने गहरी सांस ली। एक देश के विशेष दूत और सम्राट के प्रवक्ता के रूप में वह सभी प्रकार के तूफानों का आदी था, लेकिन इस समय वह मुश्किल से स्थिर बैठ पा रहा था और पूरा कांप रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी विचित्र बात होगी। ये पता चला है कि नवमंडल वास्तव में एक मोहरा है जिसे प्राचीन लोक ने बाहरी दुनिया में अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अंधकार जगत में लगाया था। इसके अलावा प्राचीन लोक ने वास्तव में बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए लोगों को भेजा।
ये ठीक होता अगर वे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी सीमा पार कर ली है। ऐसा लगता है कि प्राचीन लोग अब अनुबंध को गंभीरता से नहीं लेता। हर्षवर्धन उग्र था। मैं यहाँ न केवल प्राचीन लोक के बारे में पूछताछ करने आया हूँ, बल्कि यह पता लगाने के लिए भी आया हूँ कि क्या आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि प्राचीन लोक में कौन सी ताकत नवमंडल का समर्थन कर रही है। ये कहना मुश्किल है। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्राचीन लोक शक्ति की गतिशीलता का एक जटिल जाल है। हर्षवर्धन ने अपना सिर हिलाया। रणवीर को भी इस पर बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी। हर्षवर्धन के पिछले परिचय को सुनने के बाद उसने सारी उम्मीद खो दी। प्राचीन लोक वास्तव में बहुत जटिल लगता है। बस कुछ साधारण सुरागों के आधार पर यह निर्धारित करना असंभव है कि दूसरा पक्ष किस तरह की ताकत से संबंधित है। ऐसा लगता है कि पता लगाने का एकमात्र तरीका नवमंडल जाना और व्यक्तिगत रूप से पूछना है। वैसे क्या मैं दूत हर्षवर्धन से पूछ सकता हूं कि क्या आप मातृमणि के बारे में कुछ जानते हैं? रणवीर ने फिर पूछताछ की। हर्षवर्धन ने एक पल के लिए विचार किया, फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन मैं आपके लिए इसके बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को भेज सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया इस बात को गुप्त रखना सुनिश्चित करें, विशेष दूत हर्षवर्धन। रणवीर ने कहा। रणवीर जी, कृपया निश्चिंत रहें, दूत हर्षवर्धन ने विश्वास के साथ कहा। दोनों ने थोड़ी देर और बात की, इससे पहले कि विशेष दूत हर्षवर्धन ने विदा ली। वह हल्के से मिलने आया था और टी हाउस में लोग उसकी पहचान नहीं जानते थे, अन्यथा वे बेहद हैरान होते। रणवीर इस बात से अनजान था कि उसी समय जब हर्षवर्धन ने टी हाउस छोड़ा, राजधानी के बाहरी इलाके में एक एकांत जागीर में ब्रश अचानक हवा में से एक आकृति प्रकट हुई, फिर आंगन में घुटने टेक दिए, मुट्ठी बांधकर सलाम करते हुए। इंपीरियल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हुए हर्षवर्धन और रणवीर रेस्तरां में मिले और उनकी बैठक अब समाप्त हो गई है। वे वापस जा रहे हैं। आप अब शुरू कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सफाई से काम करना, मुख्य इंस्पेक्टर ने निर्देश दिया। जी, आकृति ने सहमति में सिर हिलाया और एक पल में गायब हो गई। रणवीर, मैंने कसम खाई थी कि अगर तुम राष्ट्र रक्षा दल का विरोध करोगे तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरे इतने सारे आदमियों को मारा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगा, विभाग के प्रमुख ने उदास स्वर में कहा। उसकी आंखों में कातिलाना मंशा भरी थी। हर्षवर्धन के टी हाउस छोड़ने के बाद रणवीर का रुकने का इरादा नहीं था। विक्रम, मुझे इंद्रप्रस्थ वापस आए काफी समय हो गया है, मेरे साथ टहलने चलो। जी स्वामी, विक्रम ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया। एक पल बाद एक कार धीरे धीरे दूर चली गई। अध्याय 476, शाही रक्षक गिरफ्तारी के लिए पहुंचे। आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद कार एक प्राचीन शहर की दीवार के सामने आकर रुकी। तुरंत ही कार से एक के बाद एक दो आकृतियां बाहर निकलीं। ये रणवीर रायचंद और विक्रम थे। हालांकि उसने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन रणवीर का ऑरा ही उसे दुनिया पर उतरने वाले किसी देवता जैसा दिखाने के लिए काफी था। उसका तेज चारों दिशाओं में फैल गया और उसने अनगिनत राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वाह, कितना हैंडसम है! दुनिया में इतना खूबसूरत आदमी कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है जैसे मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। अनगिनत महिलाएं उस पर फिदा हो रही थीं, बस उसे ही देखे जा रही थीं। यही नहीं, एक युवा महिला जिसका दिल चाहत से धड़क रहा था। रणवीर को देखते ही उसका रूखा चेहरा भी गुलाब की तरह खिल उठा। उस एक पल में वह अपने तलाक की योजना तक बनाने लगी। हैंडसम, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? कई महिलाओं ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उससे बात करने की कोशिश की। मेरे मालिक को परेशान मत करो, विक्रम ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। उसके शरीर से एक खौफनाक जानलेवा ऑरा फूट रहा था, जिसने बात करने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को तुरंत डरा दिया और वे दर्जनों कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए। रणवीर रायचंद बिल्कुल शांत रहा और उस प्राचीन दीवार का मुआयना करता रहा। इसका इतिहास 1800 साल पुराना है। दीवार की ईंटें धब्बेदार हैं और तुम उन पर चाकू के छेद और तलवार के निशान साफ देख सकते हो। ये सब वक्त के छोड़े हुए निशान हैं, जो युद्ध की आग और राजवंशों के उत्थान और पतन के गवाह हैं। आज दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। राजधानी अब एक वर्ल्ड क्लास महानगर में बदल गई है, जहां लोग शांति और संतोष से रहते और काम करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या हमारे पूर्वजों ने आज की इस समृद्धि को देखा था? रणवीर ने दृढ़ता से कहा और धीरे धीरे प्राचीन दीवार की ओर बढ़ा। कभी इसी जगह पर उसे कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, जहां उसने 10 लाख की सेना की कमान संभाली थी, जो जोश और महत्वाकांक्षा से भरी थी। इस जगह पर वापस आकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सच में यह एक अनोखा एहसास है। मुझे सच में अनन्या और रूही को यहाँ लाना चाहिए, ताकि वे देख सकें कि मेरी शान की शुरुआत यहीं से हुई थी, रणवीर ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने प्राचीन दीवार पर कदम रखा, उसे पूरी समृद्ध राजधानी दिखाई दी, जिसकी गगनचुंबी इमारतें उसके सामने फैली हुई थीं। चारों दिशाओं से सभी बर्बर कबीलों ने यहाँ सिर झुकाया था।
आज यहाँ खड़े होकर राजधानी का यह नज़ारा देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। धाम स्वामी, लगता है कुछ हुआ है, विक्रम ने अचानक कहा। पलक झपकते ही अनगिनत बख्तरबंद गाड़ियां प्राचीन दीवार के पास आ गईं और पूरे इलाके को घेर लिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तुरंत ही अंदर से सैन्यकर्मी निकले, जिनके चेहरों पर एक ठंडा और कठोर भाव था। गड़गड़ाहट। उसी समय लड़ाकू विमान ऊपर आसमान में मंडराने लगे। जो माहौल पहले शांतिपूर्ण था वह तुरंत बेहद तनावपूर्ण हो गया और हवा में एक सिहरन दौड़ गई, मानो हम अचानक किसी युद्ध के मैदान में आ गए हों। ये इंद्रप्रस्थ के शाही रक्षक हैं। रणवीर ने एक नज़र में उनकी पहचान कर ली। शाही रक्षक एक विशेष बल है जो इंद्रप्रस्थ प्रांत की सुरक्षा करता है। वे सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं और बेहद शक्तिशाली क्षमताओं के मालिक हैं, जिनमें कम से कम अंतर्शक्ति स्तर की ताकत है। हालांकि ये बल शायद ही कभी बाहर निकलता है, ये पूरी तरह से इंद्रप्रस्थ में तैनात रहता है। वे शाही परिवार की रक्षा करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रम ने पूछा। उसका चेहरा संदेह से भरा था। सभी फालतू लोग, यहाँ से चले जाओ। सेना की वर्दी में एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो नेकी और रोब से भरा लग रहा था, एक बख्तरबंद गाड़ी से बाहर कूदा। उसके पास किसी देवता जैसी ताकत थी और वह शाही रक्षकों का कमांडर था, साथ ही इंद्रप्रस्थ के गिने चुने विशेषज्ञों में से एक ही आदेश पर एक दहाड़ गूंजी और वहां मौजूद आम लोग पलक झपकते ही गायब हो गए। धाम स्वामी, हमें भी नीचे चलना चाहिए, विक्रम ने कहा। कोई जरूरत नहीं, रणवीर ने सिर हिलाया। क्यों? विक्रम ने हैरान होकर पूछा। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि ये लोग हमें ही निशाना बना रहे हैं? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम की नजरें तुरंत तीखी हो गईं और उसने उन लोगों को देखा। सच में हजारों शाही रक्षकों की नजरें उन्हीं पर टिकी थीं। इतने बड़े तामझाम के साथ क्या वे हमारे लिए आए हैं? चल क्या रहा है? विक्रम ने माथा से कोड़ा। बस पूछ लो। जैसे ही रणवीर ने अपनी बात खत्म की, विक्रम सीधे चिल्लाया। कमांडर समर, मैं रुद्रधाम का विक्रम हूँ और रुद्रधाम के स्वामी मेरे साथ हैं। तुम इतने सारे शाही रक्षकों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वो रणवीर रायचंद है, रुद्रधाम का स्वामी? जो पर्यटक अभी अभी वहां से हटे थे, ये नाम सुनते ही पूरी तरह से सदमे में आ गए। अनगिनत लोगों को अब पछतावा हो रहा था। मुझे एक फोटो साथ में ले लेनी चाहिए थी। कई महिलाएं जिन्होंने उससे फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, अब खौफजदा थीं। वे सच में मौत को दावत दे रही थीं जो रुद्रधाम के स्वामी के साथ फ्लर्ट करने की जुर्रत कर बैठी। उन्होंने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। एक बार अगर तुमने सामने वाले को गुस्सा दिला दिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर गए। स्वामी रणवीर, राजा विक्रम, कृपया मुझे माफ करें, लेकिन आप एक बड़े मामले में शामिल हैं। मैं यहाँ आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, समर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम हमें गिरफ्तार करने के लिए लोग लाए हो? विक्रम को लगा कि उसने शायद गलत सुना है और उसने सीधे पूछा। सिर्फ वही नहीं, घेराबंदी के बाहर खड़े राहगीर भी सन रह गए। शाही रक्षकों को तैनात किया गया है। वे सच में रुद्रधाम के स्वामी को गिरफ्तार करने आए हैं। ये तो बिल्कुल पागलपन है। समर, क्या तुम अब भी नींद में हो? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए तुम्हें हमें गिरफ्तार करने के लिए इतने सारे शाही रक्षकों को लाना पड़ा? विक्रम ने गुस्से में पूछा। हमें अभी खबर मिली है कि राजदूत हर्षवर्धन लापता हो गए हैं। जांच के बाद हमें पता चला कि गायब होने से पहले वे आपसे मिले थे। समर चिल्लाया। हर्षवर्धन गायब है? विक्रम चौंक गया। रणवीर की आंखों में एक चमक कौंधी। ये खबर बहुत अचानक थी। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था क्योंकि वह नहीं जानता था कि दूसरी तरफ वाले क्या चाल चल रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि हर्षवर्धन गायब हो गया है। आप दोनों अब बेहद संदेह के घेरे में हैं। कृपया आगे की पूछताछ के लिए हमारे साथ चलें, समर ने कहा। इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बिना पूरी जांच किए लोगों को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है, विक्रम ने सख्ती से कहा। यह कैसा भद्दा मजाक है? वे भी हैरान थे कि हर्षवर्धन गायब हो गया था, लेकिन सिर्फ इस वजह से उन्हें गिरफ्तार करना धामस्वामी का अपमान है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चीजें इतनी सीधी नहीं हो सकती। अगर वे पकड़ लिए गए तो पता नहीं क्या हो सकता है। राजदूत हर्षवर्धन केवल आपसे मिले थे और फिर वापस जाते समय गायब हो गए। अगर यह आप नहीं थे तो और कौन हो सकता है? तभी एक तेज आवाज ने शून्य को चीर दिया और जोर से गूंजी। धड़ाम। एक शक्तिशाली आकृति अचानक प्राचीन दीवार पर उतरी, जिससे एक गहरा और भारी ओरा फैल गया। राष्ट्र रक्षक दल, तलवार सेवक। रणवीर की नजर सामने वाले के पहनावे को देखते ही ठंडी हो गई। उसने इस तरह का पहनावा पहले दुष्यंत जवेरी पर देखा था। दुष्यंत जवेरी कोई और नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षा दल का तलवार सेवक था। वह पहले उसे पकड़ने के लिए एक समूह को लेकर आया था, लेकिन वे सभी मारे गए। केवल दुष्यंत जवेरी ही वापस लौट सका। अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो दुष्यंत जवेरी अब मर चुका है। सू सू
सू। पलक झपकते ही हवा को काटती हुई कई आवाजें गूंजी और अनगिनत आकृतियां आसमान से उतरी, जिन्होंने रणवीर और उसके साथी को घेर लिया। उनके पहनावे से लग रहा था कि वे सभी राष्ट्र रक्षा दल से थे, जिनकी कुल संख्या 100 से अधिक थी। सिर्फ तलवार सेवक ही पहले वाले को मिलाकर कुल 9 थे। बाकी सभी गार्ड थे। राष्ट्र रक्षा दल के भीतर तलवार सेवक का पद बेहद ऊंचा माना जाता है। दुष्यंत जवेरी के पास शक्ति ब्रह्मस्तर की साधना थी और इन 9 व्यक्तियों को देखकर लगता है कि इनके पास भी शक्ति ब्रह्मस्तर की साधना है, जिनमें से 2 तो शक्ति ब्रह्मस्तर की पूर्णता तक पहुंच चुके हैं। एक साथ 9 शक्ति ब्रह्मस्तर के विशेषज्ञों को जुटाना वाकई प्रभावशाली है। जहां तक बाकी 100 या उससे अधिक गार्डों की बात है, उन सभी के पास शक्ति राजा स्तर का साधना स्तर था और वे सभी कुलीन बल थे। राष्ट्र रक्षा दल के कर्मियों को प्रकट होते देख रणवीर तुरंत समझ गया कि यह निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक साजिश है। तुम राष्ट्र रक्षा दल वाले यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या मजाक है? हम राष्ट्र के रक्षक, साम्राज्य के संरक्षक हैं। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने राजदूत हर्षवर्धन को मारा है या पकड़ा है, तो जाहिर है हमें तो आना ही था। एक तलवारबाज ने रूखेपन से कहा। अध्याय 477। तुम हो क्या चीज? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि पूरी जांच किए बिना बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। विक्रम ने कड़े शब्दों में कहा। तथ्य बहुत स्पष्ट हैं। अगर तुम सहयोग करने को तैयार नहीं हो तो हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करना। तलवारबाज ने धमकी दी। वह बूढ़ा नहीं था, केवल 30 के आसपास का था। उसकी आंखें संकरी थीं और चेहरे पर अहंकार का भाव था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? विक्रम आग बबूला हो गया। हमारे धाम स्वामी ने हर्षवर्धन को चर्चा के लिए बुलाया था। विक्रम, रणवीर ने अचानक टोका। विक्रम तुरंत चुप हो गया और उसे उलझन भरी नजरों से देखने लगा। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, रणवीर ने सपाट आवाज में कहा। ये लोग हमें फंसा रहे हैं, आखिर क्यों? विक्रम का चेहरा बोलते बोलते अचानक सख्त हो गया। ओह, सही बात है, बदनामी। चूंकि यह एक साजिश है तो फिर सफाई देने की क्या जरूरत है? जैसा कि कहावत है, अगर आप गलती ढूंढना चाहते हैं तो आप हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। विक्रम तुरंत रणवीर का इरादा समझ गया। इसके अलावा एक मामूली राष्ट्र रक्षा दल को यह अधिकार किसने दिया कि वह रुद्रधाम से स्पष्टीकरण मांगे? क्या सम्राट ने तुम्हें भेजा है? रणवीर ने राष्ट्र रक्षा दल के लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अचानक समर से पूछा। हाँ, समर ने तुरंत सिर हिलाया। सम्राट के आदेश के बिना वह लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्या ये सम्राट का व्यक्तिगत संदेश है या कोई शाही फरमान? रणवीर ने फिर पूछा। आदेश आगे बढ़ाया गया है, समर ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे पास शाही मोहर है? रणवीर ने फिर पूछा। यह। समर एक पल के लिए सन रह गया, फिर उसने सिर हिलाया। नहीं। हाँ, रणवीर ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और जोर से हंसा। समर उलझन में दिख रहा था और रणवीर ने उससे 3 बार पूछा, इसका क्या मतलब है? यकीनन आदेश फर्जी नहीं था। सम्राट का रूप धरने और आदेश जारी करने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये तो मौत की सजा वाला अपराध है। एक शाही दूत की हत्या की साजिश रचने के बाद तुम इतनी बेशर्मी से हंसने की हिम्मत कर रहे हो। रणवीर रायचंद, मैं तुम्हें सरेंडर करने के लिए 3 सेकंड देता हूं, या फिर हम तुम्हें गिरफ्तार करें। तलवार सेवक ने अल्टीमेटम जारी कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो मुझे धमकाने की जुर्रत कर रहे हो? रणवीर की हंसी रुक गई और उसका लहजा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। फिर उसने अपना बड़ा पैर उठाया और धीरे से उसे जमीन पर पटका। बूम! जिस पल वह जमीन पर पड़ा, ऐसा लगा मानो आसमान गिर गया हो और धरती फट गई हो। उसका बेमिसाल आवेग किसी सैलाब की तरह चारों दिशाओं में फैल गया। गनीमत थी कि प्राचीन दीवार पर कोई आम इंसान नहीं था, वरना वे इस ऊर्जा के प्रभाव से फटकर मर जाते। रणवीर को 3 सेकंड दोगे? 1 सेकंड भी नहीं। ये है उसका एटीट्यूड। तुरंत मारना शुरू करो। हिस! शिशिर की सांसें अटक गईं, उसका चेहरा खौफ से भर गया। रणवीर बहुत ज्यादा हावी था। उसने बिना किसी चेतावनी के हमला किया और उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। ये सत्ता में बैठे लोगों का पूर्ण तिरस्कार है। सब लोग अपनी प्राण शक्ति को सक्रिय करो और रोको। शिशिर जल्दी से चिल्लाया, उसकी आवाज में घबराहट थी। वह पहले ही महसूस कर सकता था कि यह उमड़ती हुई ऊर्जा कितनी भयानक थी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। रणवीर के पैरों से निकलने वाला भयंकर आवेग किसी दैवीय योद्धा जैसा था, जिससे मौके पर धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी। 100 से अधिक शाही गार्ड रणवीर की लात से बुरी तरह टकराए और उन सभी ने खून की उल्टियां की। फ हवा में खून के छींटे उड़ गए और खून की तेज गंध पूरी प्राचीन दीवार में फैल गई। यहां तक कि 9 तलवारबाज भी इस प्रभाव से अछूते नहीं रहे। इस विशाल शक्ति का विरोध करना असंभव था। इसने उनकी प्राण शक्ति की बाधा को तोड़ दिया और उन सभी को एक साथ अपनी चपेट में ले लिया। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी विशाल चट्टान से टकरा गए हों। उफ उफ उफ! एक ही पल में
खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। रणवीर, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते तो फिर। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक आकृति बिजली की गति से उसकी ओर लपकी। वह तुरंत उसकी पुतलियों में बड़ी हो गई। बूम! अचानक एक मुक्का उस पर आ गिरा, किसी दैवीय सजा की तरह, जिसे रोकना नामुमकिन था। उस तलवारबाज की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने मांस को फटते और हड्डियों को चकनाचूर होते देखा। सिर्फ जीवन खत्म होने पर ही कोई अपने सामने वाले व्यक्ति को सच में देख पाता है। रणवीर, उसका लहजा सदमे में था, अविश्वास से भरा हुआ। अपनी शक्ति ब्रह्म स्तर की पूर्णता वाली ताकत के साथ उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक ही मुक्के में मारा जाएगा। मर जा! जो शब्द शिशिर नहीं कह पाया था, वे रणवीर के मुंह से निकले। धड़ाम! तलवारबाज का पूरा शरीर मानो किसी मीट ग्राइंडर में डाल दिया गया हो। पल भर में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और अंत में वह खून की धुंध में बदल गया। हे भगवान! दूर खड़ा समर आश्चर्य से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह एक शक्ति ब्रह्म स्तर का विशेषज्ञ था, प्राचीन राष्ट्र रक्षा दल से। हैरानी की बात है कि वह अभी भी जीवित और स्वस्थ है। वह एक ही मुक्के से कुचल दिया गया। रुद्रधाम का स्वामी सच में एक राक्षस है। वह अविश्वसनीय रूप से हिंसक है। यंग सेन, राष्ट्र रक्षा दल के सदस्य डर के मारे चिल्लाए। उनके चेहरों पर सदमे के अलावा गुस्सा भी था। तुम में से कौन मुझे राजदूत हर्षवर्धन का पता बता सकता है? रणवीर ने चारों ओर देखा। उसकी ठंडी आंखें तेज तलवारों की तरह थीं। जो भी उसकी नज़र से नजर मिलाता, उसे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस होती, मानो उसकी आत्मा 2 हिस्सों में काट दी गई हो। रणवीर रायचंद, तुमने राजदूत हर्षवर्धन की हत्या की है। हमारा राष्ट्र रक्षा दल देश की खातिर तुम्हें गिरफ्तार करने आया था, लेकिन तुमने न केवल इससे इनकार किया, बल्कि मेरे राष्ट्र रक्षा दल के तलवार सेवक को भी मार डाला। आज राष्ट्र रक्षा दल देश के लिए लड़ रहा है और यही मौके पर ही तुमसे हिसाब बराबर करेगा। एक और तलवारबाज ने कहा। सभी कर्मी, मेरा आदेश सुनो, रणवीर रायचंद को मार डालो। एक दहाड़ के साथ राष्ट्र रक्षा दल के 100 से अधिक सदस्यों ने अपनी प्राण शक्ति को उजागर किया और पागलों की तरह रणवीर की ओर दौड़ पड़े। देश के लिए लड़ रहे हो, अपनी इन क्षमताओं के साथ उन शब्दों को कलंकित मत करो, रणवीर ने तिरस्कार पूर्वक कहा। जिस विभाग की स्थापना कई राजवंशों पहले की गई थी, उसे बाद की पीढ़ियों में समाप्त नहीं किया गया। इसका कारण केवल पूर्व सम्राट का सम्मान करना था। जब आर्यावर्त पर खतरा आया तो राष्ट्र रक्षा दल के लोग कहीं नजर नहीं आए। अब उनमें अपने पिछले गौरव का गुणगान करने की हिम्मत है। क्या उन्हें हंसी का पात्र बनने का डर नहीं है? मैंने पहले तुम्हारे राष्ट्र रक्षा दल के सदस्यों को सबक सिखाने के लिए मारा था। अगर तुम बस गायब हो जाते तो ठीक था, लेकिन तुम अब भी मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करते हो, तो फिर तुम सब मर सकते हो। रणवीर ने तुरंत अपना तलवार इरादा छोड़ दिया। सू सू सू! पलक झपकते ही हजारों तलवार की ऊर्जाएं बाहर निकलीं और राष्ट्र रक्षा दल के सभी सदस्यों की ओर दौड़ पड़ीं। फ दबी हुई आवाजें तुरंत गूंज उठीं और आकृतियां एक के बाद एक गिरने लगी। उनके खून ने प्राचीन शहर की दीवारों को लाल कर दिया। मामूली शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ रणवीर के सामने बस मारे ही जाएंगे। बाकी बचे 8 तलवार सेवक भी उनका मुकाबला नहीं कर सके। हालांकि उनके पास शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना थी, लेकिन वे अभी तक शक्ति के शिखर तक नहीं पहुंचे थे और रणवीर के सामने टिक नहीं सकते थे। तलवार की ऊर्जा की एक लहर के गुजरने के बाद केवल 8 लोग ही खड़े थे। वे बिल्कुल वही 8 महान तलवारबाज योद्धा हैं। बाकी शाही गार्ड पूरी तरह से साफ हो गए थे। 8 तलवारबाज योद्धा हालांकि अभी भी जीवित थे, तलवार की ऊर्जा की लड़ाई से खून से लथपथ थे और ऐसे लग रहे थे जैसे वे अभी अभी नरक से रेंगकर बाहर आए हों। शिखर से आधा कदम दूर 8 लोगों ने रणवीर को घूरते हुए लगभग एक साथ चिल्लाया, रणवीर, तुम वास्तव में अर्धशक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच गए हो। उनका लहजा असीम खौफ से भरा था। राष्ट्र रक्षा दल के पास मौजूद जानकारी के अनुसार रणवीर का साधना स्तर शक्ति ब्रह्म स्तर के शिखर पर है, जो शक्ति ब्रह्म स्तर की अंतिम उपलब्धि है। उन्होंने 9 तलवारबाज योद्धाओं को जुटाया जो सभी शक्ति ब्रह्म स्तर के थे, साथ ही 100 से अधिक गार्ड। रणवीर को हराना उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। कौन जानता था कि उसकी साधना पहले ही अर्धशक्ति अधिपति स्तर तक पहुंच चुकी है। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। चींटियों का झुंड अर्धशक्ति अधिपति क्या चीज है? रणवीर ने अहंकार से कहा। घमंडी, क्या तुम अब भी शिखर तक पहुंचना चाहते हो? 8 तलवार सेवक तुरंत गुस्से से भर गए। रणवीर ने उपहास किया, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वह अपने साधना स्तर को दबा रहा है? प्राचीन खंडहरों से विरासत में मिली साधना को ठीक से पचाना चाहता है, वरना वह सीधे शक्ति अधिपति स्तर में कदम रख सकता था। इन लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं एक और सवाल पूछूंगा, राजदूत हर्षवर्धन आखिर कहाँ हैं? रणवीर की आवाज में पहले से ही मौत की गूंज थी। अध्याय 478 अष्ट दिशा विपरीत प्रहार। नाटक करना बंद करो।
तुमने ये खुद किया है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? शिशिर ने मानने से इनकार कर दिया। अचानक वह चिल्लाया, व्यू बनाओ। सू सू सू। पलक झपकते ही 8 लोग अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। शून शून। एक सरसराहट की आवाज के साथ 8 लोगों के हाथों में एक बड़ा झंडा दिखाई दिया। प्राण शक्ति डालने के बाद एक महान प्रकाश चमक उठा और एक आंधी चीखने लगी। 8 झंडे आसमान पर उतरते हैं, हवा और बिजली का मार्गदर्शन करते हैं। 8 लोग, जिनमें से हर एक ने काला और सफेद झंडा पकड़ रखा था, मंत्रों का जाप करने लगे और फिर एक साथ 8 झंडों को फेंक दिया। शून शून। 8 भयंकर ब्लेडों की तरह वे अचानक शून्य में समा गए और तुरंत एक अनोखा क्षेत्र बना दिया। रणवीर और विक्रम अंदर फंस गए। एक ही पल में रणवीर और विक्रम को एक शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ, मानो वे किसी दलदल में फंस गए हों, और उनकी हरकतें काफी हद तक प्रभावित हो गईं। चारों ओर देखने पर केवल बदलते हुए काले और सफेद झंडे दिखाई दे रहे थे, जिनमें प्रतीक चमक रहे थे और रोशनी उमड़ रही थी, जिससे बाहर कुछ भी देखना असंभव हो गया था। वायु वज्र प्रहार। अचानक शून्य से एक ठंडी पुकार आई और व्यू के भीतर तुरंत एक अंतहीन आंधी उठ खड़ी हुई, जिसके साथ बादलों की गड़गड़ाहट भी थी। ध्यान से। रणवीर तुरंत चिल्लाया और अपनी हथेली से विक्रम की पीठ पर प्रहार किया। धड़ाम। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और उस भयंकर हवा के भीतर बिजली की एक चमक छिपी थी, जो अविश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली थी। जिस पल वह फटी, बिजली कड़कड़ाने और चटकने लगी। अगर ये तुम्हें लग जाए तो तुम्हारा शरीर जलकर राख हो जाएगा, विक्रम ने पूछा। वह अभी भी सहमा हुआ था। धाम स्वामी, ये व्यू इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये वास्तव में प्रभावशाली है, इसने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को खींच लिया है। रणवीर ने सिर हिलाया। हुश। शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि हवा का एक और झोंका आ गया, जो किसी भी सुपर टाइफून से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ये यहाँ एक पूरी इमारत को पलट सकता था। सिजल। जब आंधी गुजरी तो फटने की आवाज आई, जैसे धातु का कोई नुकीला टुकड़ा तेज गति से शून्य को चीर रहा हो। यह एक वायु ब्लेड है। रणवीर इसे देखते ही चिल्लाया। व्यू के भीतर की आंधी सामान्य हवा से बिल्कुल अलग है। ये हवा की शक्ति को गाढ़ा करती है और अपनी अधिकतम गति तक पहुंचने के बाद ये वायु ब्लेड में बदल जाती है, रेजर ब्लेड की तरह, प्रकाश तरंगों के आकार में, और यह बेहद धारदार है। नवनाग स्वर्ण कवच। रणवीर तुरंत चिल्लाया और ठंडी हवा की 9 धाराएं बाहर निकलीं, जो एक सुरक्षात्मक सुनहरे शरीर में बदल गईं, जिसने उसकी मजबूती से रक्षा की। उसी समय एक बड़ा हाथ लहराया और प्रकाश की एक किरण विक्रम पर गिरी। जिस पल उसने अपना रक्षात्मक कदम पूरा किया, रणवीर ने तुरंत अपना बड़ा हाथ लहराया। ब्रश। वृकोदर तलवार आसमान में उड़ गई। बूम। वह तुरंत अंतहीन उग्र हवा से टकराए। बू बू। अनगिनत वायु ब्लेड किसी हिमस्खलन की तरह फट गए और अंततः रणवीर और उसके साथी के सामने गायब हो गए। हिस। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। अगर धाम स्वामी नहीं होते तो वह अपनी दिव्य स्तर की साधना के साथ मर गया होता। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लेकिन ठीक उसी पल वायु ब्लेड चकनाचूर हो गए और बिजली के कई आश्चर्यजनक बोल्टों ने रणवीर और विक्रम पर हिंसक प्रहार किया। यहाँ तक कि नवनाग स्वर्ण कवच की सुरक्षा के साथ भी शक्तिशाली बिजली ने उन दोनों को झकझोर दिया। खासकर विक्रम, जिसका शरीर बिजली की चपेट में आने पर जोर से कांप उठा। उफ। उसने अपना मुंह खोला और खून की एक उल्टी कर दी। विक्रम। रणवीर की नजरें तीखी हो गईं और उसने निर्णायक रूप से चिल्लाया, मालिक, मैं ठीक हूँ। विक्रम ने जवाब दिया, लानत है, उन्होंने मेरे भाई को चोट पहुंचाई। रणवीर ने एक मुक्का मारा और आसपास की बिजली ऊर्जा तुरंत धुएं में बदल गई। वह विक्रम के पास गया, अपना बड़ा हाथ उठाया और उसे विक्रम की पीठ पर दबाया, जिससे तुरंत विक्रम के शरीर में शक्तिशाली प्राण शक्ति का प्रवाह दौड़ गया। विक्रम पल भर में काफी हद तक ठीक हो गया। धन्यवाद धाम स्वामी, वे अब ये चाल चल रहे हैं, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, फिर चारों ओर देखा। ये व्यू अद्भुत है, ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को खींचता है। अगर नवनाग स्वर्ण कवच नहीं होता तो वह अभी घायल हो गया होता। इसे साधारण हमलों से नहीं तोड़ा जा सकता। सुनो, राष्ट्र रक्षा दल के कीड़े मकोड़ों, तुमने मुझे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। एक उग्र दहाड़ फूटी, जिसने तुरंत मौसम बदल दिया और पूरे व्यूह को हिंसक रूप से हिला दिया। बाहर 8 तलवार सेवक ये सुनकर तिरस्कार दिखाने लगे। रणवीर, तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बिना किसी तैयारी के तुम्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत करेंगे? ये वायु वज्र व्यूह इतना शक्तिशाली है कि चोटी के विशेषज्ञ भी इससे बच नहीं सकते। तुम मरने वाले हो। दूर से ये देखकर समर तुरंत चिल्लाया, राष्ट्र रक्षा दल के सज्जनों, हम केवल स्वामी रणवीर को जांच में सहयोग करने के लिए वापस ले जा रहे हैं। उन्हें सीधे मारना शायद उचित नहीं है। ये रणवीर था जिसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। अब जब तथ्य स्पष्ट हैं तो चलिए यहीं पर हिसाब बराबर करते हैं। शिशिर ने रूखेपन से जवाब दिया।
इससे पहले कि समर प्रतिक्रिया कर पाता, 8 तलवार सेवकों ने पागलों की तरह काले और सफेद झंडों को सक्रिय कर दिया। हवा और बिजली एक साथ उत्तरो मारो मारो मारो। ठंडी चीखों की एक श्रृंखला के साथ पूरी प्राचीन दीवार पर चढ़ती हुई रोशनी फूट पड़ी और व्यूह के भीतर जमा हुई ऊर्जा अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी। इस बार रणवीर को मरना ही होगा। वायु वज्र व्यूह के अंदर हवा चीख रही थी और बिजली चमक रही थी, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। धाम स्वामी, दुश्मन ने और भी जोरदार हमला किया है, विक्रम ने गंभीरता से कहा। मामूली वायु वज्र व्यूह मेरे अष्टदिशा ड्रैगन लॉक व्यूह का मुकाबला नहीं कर सकता। डरने की कोई बात नहीं है, ये वे हैं जो मरेंगे, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही हवा और बिजली की ऊर्जा ने उसे एक साथ अपनी चपेट में लिया, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई। ठीक है, चलो आज पहली बार इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रणवीर के चारों ओर एक भयानक ऑरा इकट्ठा हो गया। अष्टदिशा विपरीत प्रहार। रणवीर तुरंत दहाड़ा। उसकी आवाज किसी ड्रैगन की चीख की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। बाहर युद्ध की हवाएं चल रही हैं और मारने की मंशा साफ महसूस की जा सकती है। इस पल हर किसी को लगा जैसे वे मरने वाले हैं और उनकी आत्माएं गायब होने वाली हैं, मानो नरक बस एक पत्थर फेंकने की दूरी पर हो। अष्टदिशा विपरीत प्रहार, ये किस तरह की मार्शल आर्ट है? इससे मुझे आसन मृत्यु का एहसास क्यों हो रहा है? अनगिनत लोग संदेह और अनिश्चितता से भर गए। व्यू के भीतर रणवीर के ड्रैगन जैसी दहाड़ छोड़ने के बाद उसने अपनी मुट्ठी बाहर घुमाई और असीम ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे 10,000 उल्कापिंड गिर रहे हों, जिसमें अजेय शक्ति थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। इस मौके के नीचे हवा और बिजली की शक्ति पूरी तरह से बेकार है, जो तुरंत शून्यता में बदल गई। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ पूरा व्यू एक ही पल में चकनाचूर हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। इस पल सभी 8 काले और सफेद झंडे इंच इंच करके बिखर गए, जब तक कि वे धूल में नहीं बदल गए और हवा में बिखर गए। ये किस तरह की मार्शल आर्ट है? यह इतनी भयानक क्यों है? 8 तलवारबाज योद्धा तुरंत हक्के बक्के रह गए। उनका शक्तिशाली हमला पूरी तरह से कुचल दिया गया था। पूरा व्यू एक ही पल में पूरी तरह से मिट गया। यहाँ तक कि काले और सफेद झंडे, जो 8 महान जादुई हथियारों के स्तर के थे, धूल में मिल गए। ये सच में भयानक था। इससे पहले कि 8 लोग प्रतिक्रिया कर पाते, व्यू के चकनाचूर होने के बाद मुके की शक्ति तुरंत फैल गई। बैंग बैंग बैंग! 8 लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई भारी झटका लगा हो। उनकी हड्डियां और नसें तुरंत टूट गईं। अह! चीखों की एक श्रृंखला स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। 7 तलवारबाज योद्धा मौके पर ही मारे गए। पीछे कुछ नहीं बचा सिवाय खून की धुंध से भरे आसमान के, जो दुनिया में बचा एकमात्र सबूत था। धप! उस पल रणवीर का असली रूप चकनाचूर व्यू से उभरा, किसी देवता की तरह पहुंच से बाहर। उससे निकलने वाला असीम ओरा एक ठंडी हवा में बदल गया, जो आसमान में फैले खून से पूरी तरह मिट गया था। एक मुके ने वायु वज्र व्यू को मिटा दिया, साथ ही साथ शक्ति ब्रह्मस्तर के विशेषज्ञों को भी। ये अष्टदिशा विपरीत प्रहार की बेमिसाल ताकत है। समर, जो दूर था, और सभी शाही रक्षकों को अपने शरीर में एक सिहरन दौड़ती महसूस हुई और वे अपने पैर नहीं हिला सके। वे पूरी तरह से खौफजदा थे। प्राचीन दीवार पर उस भव्य आकृति को घूरते हुए उनकी आंखें श्रद्धा से भरी थीं, मानो वे किसी देवता को देख रहे हों। एक ही मुके की ताकत से 7 शक्ति ब्रह्मस्तर के विशेषज्ञ मारे गए। ये लड़ाई बस एक किंवदंती थी। अध्याय 479। राष्ट्र रक्षा दल, तुम मौत को पुकार रहे हो। क्या तुम अब भी मौके पर ही मुझसे हिसाब बराबर करने वाले हो? रणवीर ने उदासीनता से पूछा। एक जोड़ी ठंडी आंखें एकमात्र बचे हुए तलवारबाज पर टिकी थीं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे एक मुके से मार नहीं सकता, बल्कि उन्होंने जानबूझकर उसकी जान बख्श दी, वरना अष्टदिशा विपरीत प्रहार की शक्ति से सभी 8 तलवार सेवक मर चुके होते। ठंडी आवाज सुनकर तलवारबाज कांप उठा। वायु वज्र व्यू को जबरन तैनात करने और 7 साथियों के मारे जाने से वह पूरी तरह से सन्न रह गया था। मेरा पूरा सीना खौफ से भर गया था। उसने ऊपर देखने के लिए संघर्ष किया, और जैसे ही उसकी नज़र रणवीर की नज़र से मिली, उसने जोर से सांस ली। वे आंखें तलवारों की तरह तेज थीं, जो सीधे आत्मा को भेद रही थीं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि राष्ट्र रक्षा दल की इतनी सारी शक्तिशाली हस्तियों और वायु वज्र व्यू जैसे सर्वोच्च हथियार के इस्तेमाल के बाद भी वे रणवीर को नहीं मार सके। पलक झपकते ही वह बिल्कुल अकेला रह गया था। रणवीर के ताने का सामना करते हुए वह शर्म और गुस्से से भर गया। रणवीर, तुमने राजदूत हर्षवर्धन की हत्या की और राष्ट्र रक्षा दल के इतने सारे लोगों को मार डाला। तुम आर्यावर्त के एक अक्षम्य खलनायक हो। तुम्हें जल्दी से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें निश्चित रूप से बहुत दुखद अंत भुगतना होगा। जैसे ही तलवार सेवक ने अपनी बात खत्म की, रणवीर के शरीर से एक तलवार आभा निकली और सीधे उसकी एक हाथ को काट दिया। उफ! वह दर्द में एक चीखती हुई गुर्राहट के साथ चिल्लाया। मुझे बताओ, क्या राजदूत हर्षवर्धन को तुमने मारा था या उन्हें गिरफ्तार किया गया था?
रणवीर ने दबाव डाला, तुमने जो किया है उसके लिए राष्ट्र रक्षा दल को दोष देने की कोशिश मत करो। इतना कहकर तलवार सेवक अचानक पलटा, समर, तुम शाही रक्षकों को लेकर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? समर एक पल के लिए झिझका, फिर उसने दांत भींचे और हाथ हिलाया, सब लोग मेरा आदेश सुनो। धामस्वामी रणवीर और राजा विक्रम को हिरासत में लो। वहीं रुक जाओ, रणवीर ठंडे स्वर में चिल्लाया, उसकी आवाज किसी ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। इस पल हजारों शाही रक्षक एक साथ रुक गए, मानो वे अपनी मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हों। समर, यह मत कहना कि मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ। मैं राजदूत हर्षवर्धन के मामले में शाही परिवार को स्पष्टीकरण दूंगा, लेकिन आज जो कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा, रणवीर ने दृढ़ता से कहा। समर चौंक गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, रणवीर ने एक और चाल चल दी थी। एक और दबी हुई आवाज के साथ शिशिर का हाथ एक बार फिर कट गया। दोनों हाथ खो देने के बाद वह दर्द से चिल्लाया, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। जल्दी करो और अपनी चाल चलो। ये वह गद्दार है जिसने राजदूत हर्षवर्धन को मारा है। उसे तुरंत गिरफ्तार करो, नहीं तो तुम सब भी अपराधी माने जाओगे। शिशिर ने जोर से दहाड़ लगाए। अगर शाही रक्षकों ने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो उसका काम तमाम हो जाएगा। हालांकि समर अभी भी झिझक रहा था। रणवीर ने साफ कर दिया था कि अगर उन्होंने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। अगर किसी आम आदमी ने यह कहा होता तो समर ने इसे दिल पर नहीं लिया होता। शाही रक्षकों के कमांडर के रूप में गिरफ्तारी का विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन ये कहने वाला रुद्रधाम का स्वामी था। राष्ट्र रक्षा दल के लोग बिना किसी हिचकिचाहट के मारे गए, उसकी तो बात ही छोड़ो। इसके अलावा जब समर पहली बार आया था तो उसने केवल रणवीर को जांच में सहयोग करने के लिए वापस चलने को कहा था, लड़ाई करने के लिए नहीं। तुम हरामखोरों, जल्दी करो और करो। सम्राट ने आदेश दिया है, क्या तुम बस खड़े होकर रणवीर को कत्लेआम करते हुए देखोगे? तलवार सेवक गुस्से में दहाड़ा। अब चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही रणवीर ने बोलना खत्म किया, वह सीधे शिशिर के पास गया और एक भयंकर ओरा ने तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया। शिशिर की सांसें तुरंत अटक गईं। तुम सच में मुझे मारने की हिम्मत करोगे? रणवीर ने उसे नजरअंदाज किया, रिकोदर तलवार पकड़ी और उसके शरीर पर चीरा लगा दिया। मांस का एक टुकड़ा तुरंत जमीन पर गिर गया, जिससे तलवार सेवक दर्द से कराह उठा। तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम ईमानदारी से जवाब नहीं दोगे तो मैं इस प्राचीन दीवार पर बलि के रूप में तुम्हारे मांस का एक एक इंच काट दूंगा, रणवीर ने बेरहमी से कहा। कितना क्रूर! तलवारबाज का दिल धक से रह गया। सभी शाही रक्षकों को लगा जैसे उनके सिर के ऊपर से एक ठंडी लहर दौड़ गई हो। ये तरीका उसे सीधे मारने से अनगिनत गुना ज्यादा दर्दनाक है। ब्रश! रणवीर ने रिकोदर तलवार फिर उठाए। नहीं, शिशिर खौफ में चिल्लाया, मैं तुम्हें बता रहा हूं ... क्या ये सच में राष्ट्र रक्षा दल का काम हो सकता है? समर ने आश्चर्य और संदेह में पूछा, बाकी सभी के साथ तलवार सेवक को घूरते हुए। बोलो, रणवीर ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। हर्षवर्धन मरा नहीं है, वह उत्तर अरण्य भवन में है। ये सुनकर पूरी शाही गार्ड हैरान रह गई। स्वामी रणवीर, क्या वह निर्दोष है? समर ने आश्चर्य से पूछा। एक वाक्य ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। मुझे पता था कि यह तुम लोग हो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उसने तुरंत अपनी तलवार से वार किया। एक ही पल में उसका सिर जमीन पर गिर गया और तलवार सेवक की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। विक्रम, पता लगाओ कि उत्तर अरण्य भवन कहाँ है, रणवीर ने तुरंत आदेश दिया। जी। विक्रम ने अपनी कलाई उठाई जिस पर एक सैटेलाइट घड़ी थी। अपनी उंगली से कुछ तेज टैप के साथ मैंने तुरंत उत्तर अरण्य भवन को लॉक कर लिया। धामस्वामी को रिपोर्ट, हमें यह मिल गया है। ये यहाँ से 50 मील दूर इंद्रप्रस्थ के बाहरी इलाके में है। मैं उत्तर अरण्य भवन जा रहा हूँ। तुम जल्दी से आदमियों को इकट्ठा करो और शाही महल की ओर बढ़ो, रणवीर ने तेजी से आदेश दिया। अब ये बिल्कुल साफ है कि यह एक साजिश थी जो राष्ट्र रक्षा दल ने विशेष रूप से उसे निशाना बनाने के लिए रची थी। लेकिन शाही रक्षकों का दिखना काफी अजीब था। ये सम्राट के सच्चे शब्द नहीं थे, बस एक गुप्त आदेश था, लेकिन इसमें सम्राट की मुहर भी नहीं थी, जो साफ तौर पर एक जाल था। कौन जानता है कि राष्ट्र रक्षा दल शाही महल में क्या चालें चल रहा होगा। हमें तुरंत जांच करनी चाहिए। जी। विक्रम ने जल्दी से सिर हिलाया। एक पल में दोनों अलग हो गए और गायब हो गए। कमांडर, हमारा क्या? एक गार्ड ने पूछा। सम्राट को रिपोर्ट करो, हमें तुरंत वहां जाना होगा, समर ने तुरंत आदेश दिया। सू सू सू। थोड़ी ही देर में हजारों शाही रक्षक गायब हो गए। पीछे एक बड़ी भीड़ रह गई जो इस पर गर्मागर्म चर्चा कर रही थी।
राजधानी के बाहरी इलाके में एक विशाल हवेली खड़ी है जिसके प्रवेश द्वार पर एक पत्थर का मेहराब है जिस पर 4 अक्षर खुदे हैं, उत्तर अरण्य भवन। ब्रश। तभी एक आकृति पूरी गति से विला में घुस गई। धप। वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गया, मुट्ठी बांधकर सलाम किया और कहा, राष्ट्र प्रमुख को रिपोर्ट, मिशन विफल हो गया है। तुमने क्या कहा? हॉल के अंदर से एक ठंडी चीख आई और फिर एक लंबी और भव्य आकृति बाहर निकली। ये राष्ट्र का स्वामी था जिसके पास असीम ओरा था जो विस्मयकारी था। बिल्कुल सच। अधीनस्थ ने अपना सिर नीचे कर लिया, सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वे कहाँ हैं? मुख्यमंत्री ने तुरंत पूछा। वे सब मर गए, अधीनस्थ ने जवाब दिया, डर के मारे कांपते हुए। बूम। मुख्यमंत्री हिंसक रूप से कांप उठा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। वे सब मर गए? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सभी 9 तलवार सेवकों के पास शक्ति ब्रह्मस्तर की साधना थी। कई अन्य तो शक्ति ब्रह्मस्तर की पूर्णता तक भी पहुंच चुके थे। वह 100 से अधिक गार्ड भी साथ लाया था जिनमें से सभी शक्ति राजा स्तर के साधना स्तर पर थे। अकेले इस लाइनअप के साथ भले ही वे रणवीर को हरा न सकें, लेकिन वे विरोधी द्वारा आसानी से मारे भी नहीं जा सकते। और तो और इस ऑपरेशन में एक जानलेवा हथियार की तैयारी भी शामिल थी, वायु वज्र व्यूह। एक बार सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने के बाद ये हवा और बिजली की शक्ति को खींच सकता है जो रणवीर को धमाके से मारने के लिए काफी है। जो व्यक्ति मरा वह वास्तव में राष्ट्र रक्षा दल का सदस्य था जिसे राष्ट्र रक्षा प्रमुख स्वीकार नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वायु वज्र व्यूह का इस्तेमाल नहीं किया गया? वह बस यही सोच सकता था। अगर इस व्यूह का इस्तेमाल किया गया होता तो रणवीर निश्चित रूप से मर जाता। राष्ट्र प्रमुख को रिपोर्ट, वायु वज्र व्यूह का इस्तेमाल किया गया था लेकिन रणवीर के मूके ने उसे उड़ा दिया। उसी मूके ने 7 तलवार सेवकों को मार डाला। अधीनस्थ ने कांपती आवाज में कहा। बूम। मुख्यमंत्री का शरीर फिर से हिंसक रूप से कांप उठा और उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने एक ही मूके से वायु और वज्र के व्यूह को चकनाचूर कर दिया और 7 तलवार सेवकों को मार डाला। ये किस तरह का राक्षस है? ये तो बिल्कुल अपमानजनक है। अध्याय 480, एक धमाकेदार आगमन। क्या शाही रक्षक भी बाहर नहीं गए थे? क्या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? राष्ट्र प्रमुख ने भारी आवाज में पूछा। रणवीर की धमकी के तहत शाही रक्षकों में से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अधीनस्थ ने जवाब दिया, नालायक, क्या बेकार कचरे का ढेर है। मुख्यमंत्री गुस्से से दहाड़ा और अचानक एक भयंकर हवा चीखने लगी। तभी एक और आकृति हवेली में घुस गई और वह भी एक घुटने पर बैठ गई। शाही स्वामी को रिपोर्ट, 8वें राजकुमार अब और नहीं टिक सकते। रुद्रधाम के राजा विक्रम ने शाही महल पर धावा बोल दिया है और सम्राट को सब कुछ बता दिया है। सम्राट क्रोधित हैं और अपने आदमियों के साथ यहाँ आ रहे हैं। लानत है। मुख्यमंत्री तुरंत आग बबूला हो गया। ये ऑपरेशन रणवीर से निपटने के लिए बड़ी बारीकी से प्लान किया गया था। एक तरफ उन्होंने शाही महल में एक योजना बनाई ताकि सम्राट को अंधेरे में रखा जा सके, दूसरी तरफ उन्होंने चुपके से 8वें राजकुमार को सम्राट के आदेश का रूप धरने और रणवीर को गिरफ्तार करने के लिए शाही रक्षकों को जुटाने का निर्देश दिया। क्योंकि वह जानता था कि रणवीर बहुत ताकतवर है, वह तब तक सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता था जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। रणवीर को हिरासत में लेने के लिए शाही महल के नाम का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होगा, जिससे उसे मारना आसान हो जाएगा। फिर हम उस पर विशेष दूत की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा सकते हैं और उस पर विद्रोह का आरोप मढ़ सकते हैं। इससे न केवल रणवीर खत्म हो जाएगा बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बर्बाद हो जाएगी। फिर उसके सभी अधीनस्थों और यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्यों का सफाया करना एक स्वाभाविक और आसान प्रक्रिया होगी। और राष्ट्र रक्षा दल इस अवसर का लाभ उठाकर आधिकारिक तौर पर उभर सकता है और शाही महल में एक शक्तिशाली स्थिति हासिल कर सकता है। वे 8वें राजकुमार के साथ मिलकर शाही महल में घुसपैठ भी कर सकते हैं और अंततः दुनिया पर नियंत्रण कर सकते हैं। भले ही रणवीर विरोध करे, आरोप मौके पर ही तय किए जा सकते हैं और राष्ट्र रक्षा दल उसे मारने के लिए वायु वज्र व्यूह का उपयोग कर सकता है। एक निर्बाध दोहरी लाइन वाली बिसात। लेकिन अब सब विफल हो गया है। कितनी नफरत की बात है, कितनी नफरत। मुख्य मंत्री ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका गुस्सा भयंकर रूप से जल रहा था। लॉर्ड सी, क्या हमें बस हर्षवर्धन को मार देना चाहिए? उसके एक अधीनस्थ ने पूछा। बेवकूफ, मुख्यमंत्री ने उसे गुस्से से घूरा। मैंने उसे तुरंत नहीं मारा बल्कि जिंदा रखा क्योंकि मुझे किसी अप्रत्याशित स्थिति का डर था। अगर हम हर्षवर्धन को समय से पहले मार देते और फिर रणवीर को मारने में विफल रहते तो हम ही मुसीबत में पड़ जाते। अब जब सब विफल हो गया है और सम्राट यहाँ आ रहे हैं तो क्या हर्षवर्धन को अभी मारना दुश्मन को और भी ज्यादा फायदा नहीं देगा? मैं कितना बेवकूफ था। अधीनस्थ ने तुरंत अपनी गलती मान ली। हालांकि स्थिति इस बिंदु पर आ गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार गया हूँ। मैंने इसी पल के लिए हर्षवर्धन की जान बख्शी थी, मुख्यमंत्री ने कठोरता से कहा। रणवीर, तुम मुझसे लड़ने के लिए अभी भी बहुत कच्चे हो।
हाँ, तभी एक अचानक दहाड़ बिजली की तरह गूंजी और आगे बढ़ी, जिससे शून्य में ऊंची लहरें पैदा हो गईं। एक आकृति किसी दानव देवता की तरह एक जानलेवा ऑरा लेकर जो आसमान को छू रहा था, पल भर में उत्तर अरण्य भवन के सामने उतरी। बूम! भारी दरवाजों की एक जोड़ी तुरंत धूल में मिल गई, पूरी तरह से कमजोर। मुख्यमंत्री के हाव भाव तुरंत बदल गए जब उसने दरवाजे के बाहर उस आकृति को देखा। रणवीर रायचंद, वह दहाड़ा, उसके चेहरे पर विस्मय का भाव था। मैं तुमसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, लेकिन मैंने तुम्हें अनगिनत बार तस्वीरों में देखा है। कितना समय हुआ है, उन्होंने पहले ही इस जगह को ढूंढ लिया। क्या तुम राष्ट्र रक्षा दल के प्रमुख हो? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा, उसका ऑरा दबंग और बेमिसाल था। बिल्कुल सही, मैं राष्ट्र का महागुरु महामंत्री कुबेर हूँ। अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मरे हुए लोगों के नामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने क्या कहा? महामंत्री कुबेर का चेहरा बेहद उदास था, सोच रहा था कि क्या उसने गलत सुना। मैं कहता हूं कि तुम आज मरने वाले हो और पूरे राष्ट्र रक्षा दल का हर व्यक्ति नरक में जाएगा। राष्ट्र रक्षा दल का अस्तित्व ही मिट जाएगा, रणवीर ने जोर से चिल्लाया। उसकी असीम मारने की मंशा ने तुरंत पूरे उत्तर अरण्य भवन को अपनी चपेट में ले लिया। पागल, यह पागलपन है। महामंत्री कुबेर ने कसम खाई कि यह सबसे घमंडी व्यक्ति था जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था, जिसने वास्तव में उसकी अवहेलना करने की हिम्मत की। राष्ट्र रक्षा दल 1000 साल से अस्तित्व में है, सभी राजवंशों के शाही परिवारों द्वारा सम्मानित है और आर्यावर्त की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी निभा रहा है। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुम राष्ट्र रक्षा दल को नष्ट करना चाहते हो? तुम बस खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। कितना हास्यास्पद है, तुम आर्यावर्त की रक्षा करने का दावा करने की हिम्मत करते हो। तुम केवल अपने हितों की रक्षा कर रहे हो। तुमने बिना किसी अधिकार के राजदूत हर्षवर्धन का अपहरण किया और मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए ऐसे घिनौने तरीके अपनाए। अगर मैं तुम्हारे राष्ट्र रक्षा दल को नष्ट नहीं करता तो ये हर तर्क के खिलाफ होगा, रणवीर ने बेरहमी से कहा। उसका असीम ओरा उसके चारों ओर घूम रहा था। तुमने राजदूत हर्षवर्धन की हत्या की है, इसे राष्ट्र रक्षा दल पर मरने की कोशिश मत करो। महामंत्री कुबेर ने पलटवार किया। हा, रणवीर जोर से हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे आने से पहले पता नहीं चला? तुम्हारे तलवार सेवक ने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। मैं अब तुम्हें आदेश देता हूं कि राजदूत हर्षवर्धन को तुरंत बिना किसी देरी के सौंप दो। महामंत्री कुबेर के चेहरे का रंग बुरी तरह बदल गया। लानत है, शिशिर ने वास्तव में रणवीर को सच बता दिया। तुम एक मामूली रुद्रधाम के स्वामी हमारे लॉर्ड सी के सामने इतना गुस्ताख होने की हिम्मत करते हो? घुटने टेको और अपनी गलती मान लो, महामंत्री कुबेर का अधीनस्थ अहंकार से चिल्लाया। तो फिर तुम्हें मेरे सामने इतना ढीठ होने का क्या अधिकार है? रणवीर की ठंडी आवाज गूंजी जैसे ही उसने तुरंत अपनी रिकोदर तलवार खींची। चिल्ला, एक ठंडी रोशनी गुजरी। अगले ही सेकंड बोलने वाले का सिर धड़ से अलग हो गया। बैंग! शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया और वह मर गया। महामंत्री कुबेर के आदमियों को उसके सामने ही मार डालना। रणवीर की हरकतें महामंत्री कुबेर के लिए पूरी तरह अपमानजनक थीं। तुम हरामखोर! महामंत्री कुबेर तुरंत आग बबूला हो गया। अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्र रक्षा दल ने कभी इतना अपमानजनक कुछ अनुभव नहीं किया था। रणवीर, तुमने साफ तौर पर राजदूत हर्षवर्धन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, फिर भी तुम यहां मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करते हो। आज मैं न्याय बनाए रखने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। सौंप दो या मरो। रणवीर और कोई बकवास करने के मूड में नहीं था। उसने पहल की और पहले हमला किया। उसने रिकोदर तलवार पकड़ी और तुरंत एक शक्तिशाली तलवार प्रहार किया जो एक उग्र प्रकाश में बदल गया, जिसने पूरे उत्तर अरण्य भवन को घेर लिया। शिखर से आधा कदम दूर महामंत्री कुबेर की नजरें तीखी हो गईं क्योंकि उसने रणवीर के ओरा से उसके साधना स्तर का अंदाजा लगाया और उसकी आंखों में तुरंत झटका लगा। उसके पास मौजूद जानकारी के अनुसार क्या ये लड़का केवल शक्ति ब्रह्मस्तर के शिखर पर नहीं था? वह इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ सकता है? उसके भीतर जरूर कोई खजाना छिपा होगा। महामंत्री कुबेर की आंखों में एक जलती हुई रोशनी कौंधी। अगर उसने रणवीर को मार डाला तो उसके शरीर का सारा खजाना उसका होगा। वज्रहस्त! महामंत्री कुबेर तुरंत दहाड़ा अपनी हथेली से प्रहार करते हुए। उससे एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूटी जो सूरज की तरह उज्ज्वल और चमकदार थी। धड़ाम! रिकोदर तलवार एक ही पल में महामंत्री कुबेर के हाथ से टकराए और एक दबी हुई आवाज फूटी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। बूम! एक शॉकवेव बाहर की ओर लहराई जो पूरे क्षेत्र में फैल गई। उत्तर अरण्य भवन को छोड़कर आसपास की सभी इमारतें तुरंत नष्ट हो गईं, मानो लेजर द्वारा साफ कर दी गई हों। यदि कोई दिव्य स्तर का शक्तिशाली प्राणी होता तो वे सब तुरंत मर जाते। उफ! महामंत्री कुबेर ने तुरंत खून की एक उल्टी की। उसका शरीर तुरंत पीछे लड़खड़ाया, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। तुम केवल शिखर से आधे रास्ते पर हो, तुम आज मरने वाले हो।
रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, वास्तव में अर्धशक्ति अधिपति स्तर पर होना पहले से ही एक भयानक अस्तित्व है। केवल प्राचीन कुल और अनंत अंधेरा के पास ही कोई अर्धशक्ति अधिपति विशेषज्ञ प्रभारी हो सकता है, और अधिक से अधिक केवल कुछ ही। रणवीर ने केवल 2 विशेषज्ञों का सामना किया है जो शक्ति के शिखर तक पहुंचे हैं। एक गायत्री देवी हैं और दूसरे शाकाल। हालांकि बाद वाला प्राचीन लोक से है और उसे दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता। प्राचीन लोक के अस्तित्व को छोड़कर एकमात्र सर्वोच्च विशेषज्ञ जिससे रणवीर कभी संपर्क में आया है वह गायत्री देवी हैं। उन्हें दिव्य ज्योति की अमर के रूप में भी जाना जाता था, जो पूरे आर्यावर्त में एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिनके बारे में पुष्टि की गई थी कि वे क्षेत्र के शिखर तक पहुंची हैं। ये कल्पना करना आसान है कि शिखर क्षेत्र तक पहुंचना कितना कठिन है। हालांकि राष्ट्र रक्षा दल शक्तिशाली है, लेकिन महामंत्री कुबेर के पास अधिक से अधिक अर्धशक्ति अधिपति साधना स्तर होना तय है। लेकिन ये ताकत रणवीर के सामने काफी नहीं है। शिखर से नीचे कोई दया नहीं। इन अध्यायों में कहानी पूरी तरह युद्ध के मोड में आ चुकी है। यहाँ सिर्फ ताकत की टक्कर नहीं, बल्कि सत्ता, साजिश और सच्चाई के बीच सीधी भिड़ंत दिखाई देती है। रणवीर का हर कदम यह साफ करता है कि जब न्याय को दबाने की कोशिश होती है तो जवाब और भी कठोर होता है। राष्ट्र रक्षा दल की परतें धीरे धीरे खुल रही है और असली दुश्मन अब सामने आ चुका है। लेकिन यह टकराव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सत्ता की जड़ें जितनी गहरी होती है उन्हें उखाड़ना उतना ही खतरनाक होता है। आने वाले अध्यायों में फैसला होगा कि आर्यवत पर सच का राज होगा या साजिश का। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में।